द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 126 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए श्री इजहार आलम साहब। इजहार आलम साहब बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत युवा कलाकार हैं और उनके चित्रों को देखकर जो आनंद आता है उसको आप देखकर ही महसूस कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम इजहार आलम साहब को स्क्रीन पर लाएं, हमारे साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आज 126वें एपिसोड में लगातार हमारे साथ इस शो में बने हुए हैं हमारे आदरणीय श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, और इजहार साहब, दोनों का स्वागत सर। आपका नमस्कार। नमस्कार सर। आपका फोन बज रहा है, टिरिंग टिरिंग बोल रहा है सबसे, वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो। हेलो, स्वागत है सर। फोन बज रहा है, उठा लो फोन को। सर शुक्रिया सर। फरीदा शौक मैम कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी को। हाँ, वो सभी को वेलकम। कश्मीर आलम साहब, शो में सबसे पहले हम एक सवाल जी पूछिए। जी, जोशी सर से मेरा अनुरोध है सर, वो आज का सवाल जो है मैं स्क्रीन पर लाइव कर रहा हूं। और ये हमें कलाकार के बारे में पूछ रहे हैं। इन कलाकार के पूर्वजों ने रॉयल्टी की मदद करके जमीन हासिल की और इनके पिता जो थे वो एक पारंगत विद्वान थे और मदर जो थी वो एक कवित्री थी। और उनकी मदर की किताब उनके देहावसान के बाद छपवाया था। अपनी विख्यात कला का इन्होंने कहीं भी प्रशिक्षण नहीं लिया और जितनी भी इनको ख्याति मिली, जितनी भी इनको प्रसिद्धि मिली, उसका पूरा श्रेय इन्होंने अपने चाचा जो इनके गुरु भी थे उनको दिया। और इनके चाचा और गुरु से इनका बाद में जब इनकी ख्याति हुई, बड़े लंबे समय बाद उनसे मिलना हुआ और उनसे मिलने के बाद अपने शिष्य से, इनसे कलाकार से मिलने के बाद उनका देहावसान हो गया। और इन्होंने मुंबई में एक लिथोग्राफ की प्रेस भी बनाई, स्थापित की, जिसमें काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स थे, लेकिन उसमें बहुत घाटा हुआ। उन्होंने लोन भी लिया लेकिन वो किसी तरह चली नहीं और उसका एक शायद इनको झटका लगा और ये बीमार पड़ गए। काफ़ी लंबे समय बाद ये अपने गांव पहुंचे और किसी शादी में, लेकिन उसके बाद वहाँ भी बीमार पड़ गए, डायबिटीज़ था। और बीमार पड़ने के बाद उपचार भी हुआ इनका, क्योंकि काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हो गए थे, लेकिन अंततः इन्होंने प्राण त्याग दिए। हम किन की बात कर रहे हैं? मैंने काफ़ी सारे हिंट दिए हैं। भट्ट जी कहेंगे कि प्रश्न बहुत लंबा कर दिया, लेकिन यदि छोटा प्रश्न करता तो वो बहुत एविडेंट हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा घुमाया है और लंबा प्रश्न दिया ताकि वो कहीं जिन्होंने पढ़ी हो कलाकारों की
तो निश्चित रूप से इनका आंसर दे पाएंगे। इंग्लिश में आपने प्रश्न तो भी पढ़ घुमाया देता था हूँ कि आपका चेहरा भी नहीं दिखा प्रश्न आने से। हैं। आधा सर आपने प्रश्न को इतना ज्यादा घुमाया कि आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी। मेरा चेहरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी हेमंत ये जी अंग्रेजी प्रणाम। का अब ये क्या कहते हैं, मेरा चेहरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक कलाकार की जी। बात कर रहे हैं। The ancestors of this artist were gifted a village for the help they extended to the royalty. His father was an erudite scholar. He published book after her departure for heavenly abode. He never took any formal training for his artistic skills and credited his uncle come guru for the success and popularity he earned or gained. After a long time, consequent to their meeting, his uncle come guru expired. He means this artist also established a press in Mumbai, which was a bad investment because he took loans and many shareholders he had to return money, and then finally he went back to his native village. He was suffering from diabetes, and got treated, but couldn't recoup, and finally expired. Whom are we talking about? Which artist are we talking about? ये आज का प्रश्न है। जी धन्यवाद सर। और दर्शकों जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले सवाल का सही जवाब देने वाले को माया ऑप्टिकल्स की ओर से मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सन गॉगल, आपको आपके घर के पते पर भिजवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल फेसबुक पर लाइव है। हम हेमंत सर का स्वागत करते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हमारे साथ इजहार आलम साहब हैं जो अपनी भावनाओं का इजहार चित्रकला के द्वारा करते हैं, और उनकी खूबसूरत भावनाएं कैसे बनी, कैसे उन्होंने उन भावनाओं को कैनवस पर उकेरा, वो सब उनसे सुनेंगे, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कलाकार बने कैसे। यानी कि हर आदमी वैसे तो कलाकार है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचना कि दुनिया आपको जाने, आपके चित्रों की सराहना करे, आपको माने, आपको एक पहचान दे, तो उसके लिए बहुत अच्छा करनी पड़ती है। इस बात को मेरे साथ तीनों जो स्क्रीन पर विद्वान पुरुष हैं वो सब जानते हैं, जोशी जी, हेमंत सर और आलम साहब। तो आलम साहब, आपके चित्रों का आलम कितना बड़ा है ये आप खुद हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। पूरे देश भर के शिक्षक इस शो को देखते हैं सर, और आप लोगों की सराहना करते हैं। ये सरकारी शिक्षकों का सरकारी कार्यक्रम है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आपका जो बाल्यावस्था है वो कैसे, आप कहाँ शिक्षा वगैरह आपकी हुई, और फिर कैसे आप चित्रकला की ओर कैसे आ गए सर? क्योंकि बड़ा कठिन विषय है, मेरे लिए तो दुनिया का सबसे कठिन विषय है, आपके लिए शायद सरल होगा। इतने कठिन मेरे लिए भी है क्योंकि इसका कोई साधारण सा जवाब तो है नहीं कि मैं कुछ किसी इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया पाया। बेसिकली ये बचपन से ही पैदाइशी चीजें होती हैं आर्टिस्ट के अंदर कि वो किस तरह कहाँ जाएगा, कोई डॉक्टर के लिए, कोई इंजीनियर के लिए, कोई किसी चीज के लिए। तो मैं बचपन से ही छोटी छोटी सी पेंसिल से ड्राइंग किया करता था। मैं स्कूल में था तो मुझे शौक था ड्राइंग का। कई कंपटीशन में मैंने भाग लेने की कोशिश करी लेकिन नहीं ले पाया। तो मेरे मित्र थे कृष भट्ट जी, वो भी यूपी स्कूल में टीचर हैं और ड्राइंग टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। तो वो बचपन से दोस्त थे, हम दोनों पड़ोसी थे। गिरीश भी है, अब तो वो चले गए दिल्ली से छोड़ के बाहर। तो उनके साथ मेरा बचपन का संबंध रहा। तो वो भी पेंटिंग किया करते थे, मैं भी। तो दोनों निकल जाते थे कलर पेंसिल लेके, पेपर लेके। हम मार्केट, हम चले गए, कहीं भी चले गए, कहीं भी जाके बैठ के हम कहीं लैंडस्केप और किसी का स्केच बनाने लगे, कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ करने लगे, साथ ही खेला करते थे। तो ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं था कि हम दोनों। अब वो समय बीतता रहा तो उनका, मैं 10th में था, वो 12th में थे। तो उन्होंने 12th पास करी तो उनके साथ एडमिशन के लिए मुझे कॉलेजों में जाने का मौका मिला। उनके साथ जाता था, दोस्त के साथ में। तो वो लोग क्या नाम, जब मैंने कॉलेज देखा और फाइन आर्ट देखा और मैंने वहां का क्या इन्वायरमेंट देखा, पेंटिंग्स देखी, स्कल्पचर देखे, तो ड्राइंग करते बच्चे देखे, तो बड़ा ही मतलब उत्सुकता होती थी अंदर अंदर के लिए। तो कुछ करने के लिए अपनी कोई इजाद कर रहे हैं, यानी मुझे कुछ ना ऐसी अंदर ही अंदर ऐसी पैदा होता था मुझे कि कुछ नया करो, कुछ भी नया करो।
वो चीज हमें ड्राइंग में मिलती थी, ड्राइंग के, पेंटिंग में, स्केचिंग में, मतलब हम वो उसमें एक नया चीज करते हैं। जैसे साइंटिस्ट एक नई चीज पैदा कर देता है, मतलब रिसर्च करता है, कुछ भी करता है। हम आर्टिस्ट क्या है, जो भी कोई लाइन खींचेंगे तो वो एक नई रिसर्च होती है, नई इन्वेस्टमेंट होती है, वो नई नई चीज वो बनती है उसमें। तो वो और मैं दोनों कॉलेज में गए, उसका एडमिशन हो गया, मैंने ठान लिया, मैंने कहा भाई अब तो मुझे फाइन आर्ट में ही लेना है। तो एक छोटा सा किस्सा है इसमें रहा कि मैं स्कूल में एडमिशन, मतलब 11th में जब मेरे नंबर आए तो मैथ में बहुत अच्छे नंबर थे मेरे, तो मैं प्रिंसिपल के पास गया कि मुझे 11th डी हुआ करता था हमारे यहाँ सेक्शन फाइन आर्ट का। मैंने कहा जी 11th डी में मुझे सेक्शन में वो एडमिशन चाहिए। उनके जो टीचर थे ड्राइंग के वो वहीं बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता था। तो वो बोला कि आपको ड्राइंग ही क्यों चाहिए, मैंने आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आप कॉमर्स पढ़ो, साइंस पढ़ो। मैंने कहा नहीं सर मुझे ड्राइंग ही चाहिए, नंबर किसमें भी हो, मुझे नंबर से मतलब नहीं। कहले नहीं आप पढ़ो, आप मुझे प्रिंसिपल लिखना। तो सामने जो टीचर बैठी हुई थे ड्राइंग के, कहने लगे भैया आपको जब बच्चा ये कह रहा है ड्राइंग दो, तो आप दो इसको ड्राइंग, ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा इन फ्यूचर, आप दो इसको। खैर उन्होंने मुझे ड्राइंग में दे दिया, पता लगा कि वही मेरे टीचर थे, गुरु थे, और वो शायद मेरे आज तक के सबसे बेहतरीन टीचर साबित हुए। शायद उनकी एक बात जो है ना वो मील का पत्थर साबित हुई है मेरे लिए, और उसी ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं फाइन आर्ट को अच्छी तरह से करूं। फिर फाइन आर्ट के एंट्रेंस दी और फिर ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरह से बस आगे बढ़ गए हम, और हम फाइन आर्ट में दाखिला ले लिया हमने और काम करते रहे हम धीरे धीरे। जी। तो स्कूल के बाद फिर आगे आपने बीएफए एमएफए? स्कूल जब, हाँ जी हाँ बिल्कुल, स्कूल के बाद ऐसा ना इसी बीच में ना एक मेरे बड़े भाई के मित्र थे वासिक खान, वो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट डायरेक्टर हैं। तो वो आया करते थे घर पे, तो आके वो बैठे बैठे स्केच किया करते थे। जब मेरा प्रीवियस चल रहा था फर्स्ट ईयर, वो भी वहीं से जामिया से पढ़ चुके थे बल्कि, तो वो स्केच करते तो मुझे बड़ा अच्छा होता था। तो बहुत सारी टिप्स उन्होंने मुझे दी, बहुत टिप्स दी उन्होंने खैर बीच में फाइन आर्ट छोड़ दिया, वो यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं अपने उस्ताद के बाद उनको दूसरे उस्ताद मानने लगा अपना। मैं आज भी मानता हूँ, आज भी मैं इनको रिकॉर्ड पूरी देता हूँ, कभी मुलाकात फेसबुक वगैरह पर रहती है उनको। तो धीरे धीरे क्या नाम मेरा सिलसिला चलता रहा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, यानी नई चीज करने की पैदा थी। मतलब क्यों ऐसा लगता था कि तू दुनिया में जो आया है ना कुछ करने के लिए आया है, बस तुझे एक नया काम करना है, कुछ ना कुछ तुझे करना है। यानी कि जो ड्राइंग तू करेगा वो ड्राइंग एक नई किस्म की ड्राइंग होनी चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ईयर में मेरे पास ऑप्शनल में अप्लाइड आर्ट थी, मैं आर्ट एजुकेशन से मैंने जामिया से जब करने लगा तो फर्स्ट ईयर में अप्लाइड थी। तो लेकिन मुझे सीखने की तमन्ना ग्राफिक्स भी थी, स्कल्पचर भी थी, वुड भी था, मेटल भी थी। जी। अप्लाइड आर्ट और फाइन आर्ट का डिफरेंस क्या है? अप्लाइड आर्ट और फाइन आर्ट, देखिए बहुत डिफरेंस बहुत है, और मानने को नहीं भी है, क्योंकि दोनों का बेसिक एक ही है, दोनों का बेसिक एक ही है, अप्लाइड का भी और क्या नाम हमारा फाइन आर्ट का ही पार्ट है अप्लाइड। लेकिन जो पेंटिंग है और अप्लाइड है, ये दोनों में डिफरेंस इतना है कि अप्लाइड में आप बंद कर काम करते हैं, क्लाइंट के कहने पर काम करते हैं। क्लाइंट को अगर रेड कलर चाहिए लाइन में लगा हुआ तो रेड ही कलर आपको लगाना पड़ेगा, ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक ही कलर आपको ड्राइंग में बनाना पड़ेगा। लेकिन हम पेंटिंग में अपने मर्जी से, अपनी फ्रीडम से, अपनी आजादी से जो चाहे वो कलर लगाएं, जैसा चाहे वैसा बनाएं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अप्लाइड के अंदर बहुत सारी बंदिशें बन जाती हैं हमारी। जी। तो यू मीन टू से कि कमर्शियल आर्ट का पार्ट है अप्लाइड आर्ट? हाँ, अप्लाइड आर्ट का ही पार्ट कमर्शियल आर्ट है, उसको हम सेकंड नाम कमर्शियल आर्ट कहते हैं अप्लाइड आर्ट को। ठीक, सेकंड नाम उसका कमर्शियल आर्ट है। फाइन आर्ट के अंदर हमारे यहाँ जामिया में 4 चीज आती हैं। जी, पहला आता है हमारा पेंटिंग, दूसरा आर्ट एजुकेशन, स्कल्पचर, और चौथा अप्लाइड आर्ट। जो ज्यादातर यंग जनरेशन जो है वो ग्लैमर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और अप्लाइड आर्ट जो है वो ग्लैमर से जुड़ा हुआ चीज है। आप कोई भी चीज उठा लो, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, आप सीरियल्स में चले जाओ, थिएटर में चले जाओ, या आप अप्लाइड में चले जाओ, मतलब ये आप एडवर्टाइजमेंट में चले जाओ, फोटोग्राफी में चले जाओ, वो सारा अप्लाइड से ही जुड़ा हुआ है। इलस्ट्रेशन हुआ, फोटोशॉप, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है।
हमारे टाइम में तो कंप्यूटर का काम ना के बराबर था, हाई मतलब एक का दुक्का कोई काम हुआ करता था, हमने तो सारा बाय हैंड सीखा। तो ऑप्शनल के बाद ऐसी भी तरह हमारा सेकंड ईयर में मैंने अपना जो काम किया कि काफी कुछ काम मैंने किया, और एक एग्जीबिशन होती है नेशनल लेवल की, अमृतसर की होती है, लखनऊ की होती है, इधर क्या नाम साउथ इंडिया की होती है, मद्रास की होती है, लिटिल एकेडमी जो है इनकी, वो नेशनल लेवल की एग्जीबिशन कराते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही लखनऊ नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, और वहां पे एक तरह से आपको फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, काम सबमिट करना पड़ता है, काम देखकर वहां जज सिलेक्शन करते हैं कि इसका हम एग्जीबिशन में लगाएंगे, इसका नहीं लगाएंगे। तो वहां भी मेरा सेकंड ईयर में ही सिलेक्शन हुआ, और मैंने वो क्या नाम बड़ा खुश हुआ उस सिलेक्शन के अंदर कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज मिला, मैं उसको और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करने लगा। वो उस टाइम भी वो टॉपिक उन्होंने दिया था गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर था, गांधी जी की कोई एनिवर्सरी थी, मेरे याद अब ढंग से नहीं है, क्योंकि ये कई साल 1994-5 की 96 की आसपास की बात है जो मैंने इसको पार्टिसिपेट, पहली मेरी एग्जीबिशन सिलेक्शन की वो थी। और वहां से वो सिलसिला चलता रहा कि हर साल 10 साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी में पार्टिसिपेट करता रहा, और काफी हद तक मैं अब नेशनल का भी मैं 2 बार सिलेक्शन हो चुका मेरा। अभी हाल ही में एक स्कल्पचर मेरा था जो क्या नाम वहां सिलेक्शन हुआ था, और उससे पहले मेरी पेंटिंग्स थी उसमें नेशनल लिटिल एकेडमी IFX में है, और चंडीगढ़ में अमृतसर लिटिल एकेडमी है, लखनऊ है, और दिगर नेशनल इंटरनेशनल में भी मैंने काफी पार्टिसिपेट किया है, और कैंप भी ऑर्गेनाइज काफी किए हैं। यही सिलसिला चलता रहा है। बस लेकिन एक चीज रही मेरे साथ कि मैं जब मास्टर में मैंने एडमिशन लिया BFA कंप्लीट करने के बाद, तो मास्टर में जब एडमिशन लेते हैं तो मास्टर में क्या होता है कि कुछ नया करते हैं, मतलब आपको अपनी एक नई स्टाइल डेवलप करनी होती है, और आपको अपना एक नया डिजाइन मतलब नए अपने एक बोलचोल अपना रूपरेखा बदलनी होती है अपने काम की। जो वो काम आप करेंगे वही काम आपका फ्यूचर तय करता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपका क्या प्रोग्रेस रहेगा आगे जाके। तो मैंने काफी कुछ रिसर्च करा, 1 साल मेरा प्रीवियस में काफी डीपली, मतलब मैं इसमें बहुत डीपली घुस रहा मैं, तो तब जाके मैंने एक मुकाम पर पहुंचा मैं, साउंड, लाइट, कैनवस, कलर, ये चारों चीजों को मैंने आपस में जोड़ा। साउंड, लाइट, कैनवस और कलर, इन चारों चीजों को मैंने आपस में जोड़ा, जिसमें आप उसको इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन फैली हुई चीज होती है। मैंने बाकायदा कैनवस पर एक नया मीडियम, नया स्टाइल डेवलप किया अपना, और उस स्टाइल में क्या था, म्यूजिक था, और कैनवस पे कलर था, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, कुछ कलर्स थे उस पे। तो वो पहली पेंटिंग मैंने बनाई थी डेजर्ट के नाम से। डेजर्ट पेंटिंग की उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, उनका कंपोज किया हुआ एक म्यूजिक है डेजर्ट। अब उसके ऊपर है वो क्या नाम, रेगिस्तान के ऊपर। तो मैंने सुनता था, मैं बड़ा अच्छा लगता था। तो उसका एक साउंड, एक उसका छोटी सी क्लिप थी, मतलब साउंड था उसका छोटा सा, जो मैंने कट किया उसमें से, और उसको मैंने रिपीटेशन करके उसको थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा सा अपना म्यूजिक भी ऐड करके मैंने उसका एक म्यूजिक बनाया, एक 5 मिनट का। और फिर मैंने उसको रिपीट, उस टाइम में तो आप तो पेन ड्राइव लगा लो, कुछ भी कर सकते हो, उस टाइम में तो वॉकमैन हुआ करते थे, तो मैंने कैसेट तैयार करी और वॉकमैन में लगाई, और मैंने एयरफोन उस बिल्डिंग के सामने वो रख दिया। जी आपको अच्छी तरह याद है कि डेजर्ट जो है वो जाकिर भाई का कंपोजिशन है, या चंदन भास्कर, जिन्होंने डेजर्ट, वाटर, विंड, इसकी एक सीरीज निकाली थी इंडिया टुडे के माध्यम से। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लेकिन उसमें क्या था, वो म्यूजिक जो था जाकिर हुसैन का था, तबला जो था वो बेसिकली जी, तबला जो था उनका वो उन्हीं के नाम से, वो कैसेट भी उनके नाम से ही है, जाकिर हुसैन ही लिखा हुआ है उसपे। तो मैं इसलिए उनको ही उसका श्रेय जाता है, और निकालने का तो मुझे बेसिकली इस कंपनी का नाम था, निकाली टुडे वाली वो है मेरे पास आज रखी हुई है। लेकिन मैं तो मेन चीज सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, पकड़ा जाकिर हुसैन को इतना कंपोज करके मैंने उनका खुद का म्यूजिक ही और उसमें डाला। तो पहली पेंटिंग थी। सेकंड पेंटिंग मैंने क्या करा, दिल्ली की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाली भी होती है, और सुबह मॉर्निंग में अगर आपको 7 बजे से और 10 बजे तक
गाड़ी कार मतलब बसों में सफर करना हो, मैं यमुना विहार से और मैं जामिया जाता था तो मुझे 2 घंटे लगा करते थे, 2 या 3 बसें मुझे बदल कर वहां जाना पड़ता था उसमें। तो अब वो मैं बस के अंदर खड़ा हुआ क्या करता था कि मैं लोगों की बातें सुनता था। लोग क्या ग्रुपों में बातें करते थे, वो अपनी कोई हंसी मजाक की बात कर रहा है, कोई कल की बात सुना रहा है, कोई ऑफिस की बात सुना रहा है, कोई कहीं की बात सुना रहा है। तो काफी कुछ उसमें क्या नाम बातचीत हुआ करती थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैंने यार एक अजीब सा साउंड है इसमें, पूरे उसमें ना बस में एक अजीब सा साउंड है। तो मैंने एक दिन क्या करा, मैं एक रिकॉर्डर लाया छोटा सा, उस टाइम वो पत्रकार वगैरह छोटा सा रिकॉर्डर रखते थे, और मैंने उसमें छोटी कैसेट लगाई और मैंने उसको मैंने उसका क्या नाम रिकॉर्ड दबा के और अपनी जेब में रख लिया और मैं खड़ा हो गया उनके पास, सबके पास बीच में। तो सबकी आवाज जो है वो उसमें साउंड क्रिएट हो गया, और साथ में जो बाहर का ट्रैफिक था उसकी पी, उसकी बाजा, उसका उसका जो साउंड था, गाड़ी की मतलब स्पीड, सारा कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। जब वो रिकॉर्ड हो गया तो मैंने सुना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब मैंने, लेकिन मैं लोगों को कैसे सुनाऊं कि ये क्या चीज है। तो मैंने एक पेंटिंग तैयार करी, उस पेंटिंग में मैंने एक आदमी को दिखाया और बहुत भीड़ के लिए मैंने उसमें उस टाइम फ्लोपी आया करती थी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की फ्लोपियां लगाई मैंने उसके अंदर, वो लगाया, और उसके पीछे मैंने एक बॉक्स बनाया लकड़ी का, और उसके अंदर मैंने ऊपर कैनवस से मैंने 2 जो लेंस होते हैं वो लेंस लगाए, जो दरवाजों के अंदर लगते हैं ना, अंदर से बाहर देखने के लिए कौन आया, वो 2 लेंस लगाए मैंने, और अंदर मैंने खिलौने लगाए गाड़ियों। जी जी, वो मैंने सारे उसमें मैंने गाड़ियां, कार लगाई, स्कूटर लगाई, पूरा अंदर एक सीन क्रिएट किया मैंने, पूरा खड़ा हुआ सीन क्रिएट किया, जिसमें मैंने क्या नाम इसका जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट, गार्ड, सब ये चीजें, आदमी वगैरह सब दिखाए, और फिर मैंने उस म्यूजिक को पूरा कंपोज करके और वॉकमैन में रख दिया, और वो मैंने हेडफोन वहां रख दिया। अब जो भी आता था वहां मैंने लिख दिया, इशारा भी कर दिया, क्योंकि हर चीज तो मैं बता नहीं सकता था कि आप देखो उसमें, लेकिन वो मैंने हेडलाइन ऐसे किया होता कि लोग अपने आप ही उसको झांकने की कोशिश करते थे उसके अंदर। तो उन्होंने लगाया, और जब देखते थे तो आराम से हटते नहीं थे, मतलब एक बार आदमी लगा के हट जाए उसे, हाँ चलो ये चीजें है, वो क्या उसको देखा करते तो बड़े इत्मीनान से, और कोई तो 5, जब तक पूरा साउंड कंप्लीट नहीं होता था ना वो दिखता रहता था। तो बहुत सी बार तो मुझे हाथ मार के हटाना पड़ता था, मैंने भाई सेकंड वाला बंदा खड़ा हुआ उसको भी देखना है काफी कुछ इस तरह के हुआ। तो वो आदमी जब उसको सुनता था और देखता था तो 2 चीजें हो जाती थी उसके साथ, एक विजुअलाइज कर रहा है उसको पूरे को विजुअलाइज कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो ट्रैफिक के सिंबल बने हुए हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, सब रखा हुआ है, ऊपर से वो पूरा बाहर का साउंड कुछ आ नहीं रहा, खाली वो साउंड सुन रहा है ट्रैफिक का, लोगों की बात का। उसे लगता था कि तू भी बस के अंदर ही झोंटे खा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क थी मेरे, और इसके साथ मैंने नया शुरुआत अपने म्यूजिक के साथ करी। ये मैंने इसकी एग्जीबिशन भी की, वो एग्जीबिशन सारी सेल हो गई मेरी उस टाइम में। फिर बीच में 1-2 साल मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट की, तो मैं जॉब में थोड़ा बिजी हो गया, 2-3 साल। तो बीच में गैप आ जाता है तो आप उस पैटर्न से हट जाते हो, जो पैटर्न आप चला रहे थे, तो आपको नया पैटर्न मिलता है, और नया पैटर्न मिला, धीरे धीरे वो पैटर्न डेवलप हो गया, और डेवलप हो गया, दूसरा पैटर्न आ गया, तो धीरे धीरे अब मतलब अभी कुछ सालों से मैंने फिर दोबारा से वही सोचा कि मेरा वो जो म्यूजिक था, मेरा जो कैनवस था, वो वाकई इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। उसको मुझे करने में इतना दिल की खुशी मिलती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब भी मैं काम करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ बैठ के, तो मैं एक म्यूजिक लगा लेता हूँ, थोड़ा सा वॉइस वॉल्यूम तेज करके अपने रूप में, और मैं उसकी म्यूजिक में होकर उस काम को करा करता हूँ। मुझे नहीं पता वो बोल क्या रहा है, लेकिन वो जो म्यूजिक उसका सुनता रहा, जैसे कोक स्टूडियो के हैं, कई सारे कोक स्टूडियो के म्यूजिक है, वो मैं तो सुना करता हूँ, गजल्स हैं, कुछ शास्त्रीय संगीत है, वो सुना करता हूँ। अब आराम से आप आंख बंद करके बैठे हुए, शास्त्रीय संगीत बज रहा है, आप सोच रहे अपने काम के बारे में, दूर काम रखा हुआ आपका, आप उसके बारे में डीपली सोच रहे हैं, तो इतना मजा आता है उसके अंदर दोनों कामों को इंटरेक्ट करने में कि बहुत ज्यादा। तो ये मेरा मतलब सर्कुलर चलता रहा। बीच में जॉब के चक्कर में ना, जॉब में आया तो काफी कुछ बदल गया जी। चूंकि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो साउंड और कलर और कैनवस म्यूजिक के साथ है, कि क्या कभी आपने ऐसी कोशिश की, क्योंकि मैंने दिल्ली में कमानी में तो नहीं, लेकिन इंडिया हैबिटेट सेंटर में देखा था कि मधुप मुदगल जो गंधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, मधुप भैया, वो गा रहे हैं और एक आर्टिस्ट पे पेंट कर रहा है। MF हुसैन साहब ने भी काफी कोशिश की कि जो साउंड वो सुनते हैं, क्या इमेजेस उनके मन में आती है, उसको पेंट करते हैं।
तो क्या कभी आपने कोई ऐसा कोशिश की? नहीं, ऐसी कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं सोचा बहुत मैंने कि मैं ऐसी कोशिश करूं, लेकिन ऐसी कोशिश के लिए मुझे वो पर्टिकुलर इंसान या क्या नाम वो हस्ती नहीं मिली जिसके लिए मैं वो काम कर पाऊं, जिससे मुझे भी खुशी मिले के लिए वो हस्ती जो है वो काम करे और मैं उसके ऊपर पेंट करूं, मैं उसके सब्जेक्ट के ऊपर पेंट करूं। सोचा बहुत, लेकिन ये जो मेरा काम है, जो साउंड वाला काम है, वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही है, बस वहां क्या लाइव नहीं है, वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड है, फर्क इतना नहीं आता मेरे काम के अंदर बस। उसको मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई अच्छा अगर ऑप्शन मिले तो मैं उसको लाइव भी मतलब उसको करने की बड़ी इच्छा है मेरी कि कोई अच्छा मतलब कोई इस तरह का हो कि मुझे अप्रोच करे तो मैं उसको करूँ उसको, ये है मेरी चलिए बड़ी इच्छा। इंशाल्लाह कभी होगा ऐसा। इंशाल्लाह बिल्कुल बेशक होगी, आगे भी आप लोग दुआ करेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई जरूर मुझे ऐसा मिलेगा जिसके सब्जेक्ट पे, जिसके साथ मैं ताल से ताल मिला सकूं अपना। बहुत टाइम के सुंदर, साथ साथ है, टाइम चलता है तो आगे इंशाल्लाह कोई ना आप लोगों की दुआ रही तो कोई ना कोई जी जी मुलाकात हो जी ही जी जाएगी जी। इसकी। आपके लिए जी आपके मित्र ललित पंत जी जिनके माध्यम से हम आप तक पहुंचे, उनका भी शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने बहुत मदद की हमारी आपके साथ तारुफ कराने में। तो वो आपकी बड़ी वो कह रहे हैं कि आपका काम काफी प्रेरणादायक है, काफी अच्छा है। जी। कह रहे हैं कि इजहार का काम काफी प्रेरणादायक। अभी मैंने कमेंट देखा मेरे गिरीश चंद जी का वो क्या नाम आया है, अभी भी मैं हाँ, देख रहा हूँ कमेंट में, गिरीश चंद जी ने लिखा जिनके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था, अच्छा शुभकामनाएं दी उन्होंने, शुक्रिया, मैं गिरीश जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे परम मित्र हैं असल में, एक्चुअली बचपन के अच्छा दोस्त हैं, अच्छा और अच्छा। काफी दिनों से मुलाकात नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना आना हाँ जाना नहीं हो पाया, मैं ईद पर और वो दिवाली पर मुलाकात होती थी हमारी, लेकिन ये अच्छा। लॉकडाउन और ये क्या नाम कोरोना के चक्कर में मुलाकात हो नहीं रही हमारी उनकी। कई चलिए बार हमारी सोचता हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी आपने। मैं सोचता था ये गिरीश चंद्र जी हैं कौन, मेरी नाम राशि के तो हैं, मीरा जैसा अच्छा, नाम है, लेकिन ये हैं कौन? अच्छा दिल्ली में ही हैं जी गिरीश चंद्र जी। दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है, अब दिल्ली के बराबर में शिफ्ट हो गए हैं एक्चुअली, कहाँ शिफ्ट हो गए? गाजियाबाद में। अच्छा गाजियाबाद में गाजियाबाद। उनकी जॉब असल में यूपी गवर्नमेंट में है, तो वो वहीं उस पे है। अच्छा तो हम इनको भी जी बुलाएंगे कभी। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गिरीश चंद जी से जरूर, बहुत ही कामयाब, बहुत ही अच्छे और जी जी बेहतरीन टीचर, आर्ट के टीचर, मतलब बहुत एक अच्छा। टीचर जो ये होता है वो काफी बेसिकली। काफी काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे, काफी दिनों से रेगुलर हमारे दर्शक हैं, और मैं सोचता था हम्म। ये हैं कौन, हैं कौन। अच्छा आज आपने सुलझा दिया मामला हमारा। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छे हैं, या जी जी। बेस जी हैं, भाजू जी हमारे हम्म। परम मित्र हैं, तो इनके साथ मैंने बहुत आपको काम किया असल में ना। इनके साथ जी जी इजाज साहब, हेलो। जी, बताइए। इजाज साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सर, गिरीश चंद जी जो आपके मित्र हैं, उन्होंने एक सवाल आपके लिए रखा हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि एक कलाकार सामाजिक परिदृश्य से अपनी कलाकृति के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत करता है, उसका प्रभाव समाज के दृष्टिकोण पर कितना प्रभाव डालता है। इसका सर आप जवाब दें, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, लेकिन अभी अचानक मुझे याद आया कि आपका जो चेहरा है वो फिल्म स्टार अरशद वारसी साहब से मिलता है। मैं गलत तो नहीं? अरशद वारसी, कोई शम्मी कपूर कहता है, कोई अरशद वारसी कहता है। जी थोड़ा बहुत है सर, ये असल में थोड़ा सा जरा ऐसी चेहरा है, लोग नहीं जाता है कि आर्टिस्ट है, कहीं ना कहीं तो मिला ही लेंगे हम। आपका दृष्टिकोण भी इस तरह का है माशाल्लाह, कि आप कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत सोच है इसकी। ये तो दुनिया कहते हैं, आप दुनिया में एक ही शक्ल के 7 आदमी हैं करके। बिल्कुल है एक सर, ही बिल्कुल शक्ल है, के साथ 7 आदमी होते हैं, ये मैं मानता हूँ। कहीं ना एक कहीं होंगे। इंसान एक इंसान का डुप्लीकेट मैंने खुद देखा अपना, मैं सेपरेटेड खुद बर्थ, देखा। सेपरेटेड बर्थ, सेपरेट हो गए थे इजाज बर्थ में। साहब आपने कहाँ देखा अपना डुप्लीकेट? मैंने असल में प्रकृति मैदान के अंदर हमने स्टॉल लगाई थी। एक छोटा सा किस्सा मैं जी आपको यहाँ बीच में बताना भूल गया, कि जब मैं आर्ट फाइन आर्ट की लाइन में आ रहा था, तो मेरे ब्रदर का काम था, मैं म्यूजिक से क्यों आया, म्यूजिक मेरे अंदर क्यों आया, वो बीच का एक कड़ी छूट गई थी, वो बता देता हूँ। और वहीं पर जवाब इसका भी है कि मैंने कहाँ देखा उसको, अपने हम शक्ल को। तो वो क्या था कि हम म्यूजिकल उस टाइम में हिंदुस्तान में एक हमारे भाई की कंपनी थी माई हार्ट के नाम से, जो म्यूजिकल कार्ड बना देती है।
सिंगापुर से इम्पोर्ट करके उसको म्यूजिकल कार्ड बनाते थे, म्यूजिकल हार्ट हुआ करता था, माई हार्ट के नाम से, उसको मारो तो वो डिफरेंट डिफरेंट यंगर्स के लिए आवाजें निकाला करते थे। तो वो उसकी हमने एक एग्जीबिशन की थी प्रगति बाजार के अंदर, गिफ्ट के अंदर, जो प्रगति बाजार के अंदर एक टॉयज एंड गिफ्ट का लगा था, तो उसमें हमने की थी। तो हम बैठे हुए थे, तो अचानक आखिरी से एक दिन पहले, मैं मेरे से थोड़ा सा लंबा, तकरीबन मेरे से 3-4 इंच लंबे होंगे वो, बिल्कुल डिटो, मुझे तो पता नहीं था, तो सब लड़कों ने मुझे घेर लिया और मेरा मुंह उसकी तरफ कर दिया, कहने देख जल्दी देख, मैंने क्या दिखा रहे हैं आप लोग, आप देखो तो सही। तो जब मैंने उनको देखा तो मैं खुद हैरान था, और वो बाई चांस की बात है कि वो घूमते 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 ठीक मेरे सामने ही मेरी ही स्टॉल पर आगे रुका। मैंने, उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे देखते रहे, मैं उनको देखता रहा। तो वो कहने लगे आपको मैंने देखा। मैंने कहा सर आप एक काम करो, ये तो आईना ले लो या मुझे देख लो, हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। 19-20 का फर्क था उसमें बस हमारे में। तो ये हुआ, वो जो म्यूजिक का काम था हमारे घर में, वो मेरे जहन में बैठा हुआ था, बैठ गया, जिसकी वजह से मैं उन सब चीजों को अपने कैनवस पे रंगों में डालने लगा। बस मैं 15 सेकंड की बात और करना चाहूंगा। आज ये पता नहीं क्या इत्तेफाक है, नैनीताल में एक बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी है जहूरदा, उनके भतीजे हैं, हाँ, जहूर आलम, और उनके भतीजे हैं इंतखाब आलम। मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद इंतखाब आलम की फोटो भेजूंगा। तो जब पहली बार जोशी सर ने मुझे फोटो भेजी, मुझे लगा आज इंतखाब क्यों आ रहे हैं इसमें। अच्छा जी, माशाल्लाह। हाँ, ये आपके साथ बड़ा इत्तेफाक है। वास्तव में खुदा ने एक ही शक्ल के 7 जने बनाए हैं, खुदा ने एक ही शक्ल के 7 जने बनाए। तो 4 तो हमने खोज लिए, तीनों की खोज भर्जी करेंगे अभी। जल्दी करेंगे। वो मैं आज आपको बिल्कुल फोटो भेजूंगा सर, मैं इंतखाब की फोटो आज ही भेजूंगा आपको। वो मेरा जो छोटा भाई है उसका नाम भी इंतखाब वाले में है। अरे कमाल है। हम भाई इत्तेफाक हो गया, सोचिए तो कैसे मेल खा गए चीजों को। वाह। तो म्यूजिक का सिस्टम जो रहा ना मेरा सर, कलर के साथ। जी 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 सर। जी, गिरीश चंद जी कह रहे हैं कि मैं वो गिरीश चंद नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं आपके मित्र, ये नए गिरीश चंद हैं जो आपके नए मित्र बनेंगे अब, ये पुराने वाले गिरीश चंद नहीं है सर। फोटोग्राफ तो वैसे लगा रखा है ये आपके नए मित्र हैं। कोई बात नहीं, ये भी हमारे मित्र हैं सर। और ये आपसे सवाल पूछ लेंगे। हाँ, एक कलाकार समाज, आपसे सवाल पूछ लेंगे, एक कलाकार। यार आपके प्रोग्राम में तो आज बड़ा मजा आ रहा है। एक सेकंड से ये बिल्कुल हिंदी फिल्मों वाला चल रहा है सर आज। मैं इनको जवाब दे दूं, इनको गिरीश चंद जी को। एक कलाकार सामाजिक को अपनी कलाकृति के माध्यम से किस प्रकार मदद करता है, उसका प्रभाव समाज के दृष्टिकोण पर कितना प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है। जब एक कलाकार होता है और सामाजिक, यानी कि जो उसको अपने आसपास का वातावरण, मेरे काम में, मैं अपने काम के बारे में, मेरे काम में डेली जो न्यूज होती है वो काफी झलकती है। अभी पीछे मेरी पेंटिंग देख रहे होंगे आप, ये भी उसी सिलसिले में जो सवाल कर रहे हैं, ये उसका एक जवाब है। और वो एक्चुअली क्या है कि उसका जो समाज पर बहुत ज्यादा, अगर सोचा जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है, जो पढ़ना चाहिए, मतलब बेसिकली। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं की जाती और कुछ चीजें बेसिकली हो जाती हैं। लेकिन मेरे अंदर की जो मैं अपनी बताऊं, जो इनके सवाल के अकॉर्डिंग, कि मैं अपने ना समाज को, समाज के आसपास जो बुराई है या अच्छाई है, मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मुझे चुभती है। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो सब चीजें मुझे ना, मतलब अंदर कहती है कि इसको निकाल। वो मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से बाहर निकलती हैं, लेकिन कभी ड्राइंग के जरिए, कभी पेंटिंग के जरिए। अभी जैसे कोरोना का स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत में कोरोना का, तो मैं आपको दिखाऊं उसमें मोबाइल में अपनी पुराने की कुछ फोटोग्राफ हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दें। तो वो पेंटिंग जो थी ना, वो इतनी मुझे, मतलब माहौल इतना, सभी को लगा बेसिकली कोरोना का तो बहुत असर सभी पे हुआ, चाहे वो कोरोना हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन वो कोरोना जो है वो लोगों की दिमागों में, उस डर को मैंने एक चीज में प्रेजेंट किया था। अगर दिखाई दी तो मैं आपको उसका जरूर दिखाऊंगा। जी, जब तक आप तो वो पेंटिंग में क्या था कि उसमें एक पेड़ है,
ये रही, मिल गई। अगर ये मास्क पहन रखा है, ऊपर से हमला हो रहा है, और बीच में ये कोमलता है, यानी कि फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत इसमें। ये देखिए, तो ये जो चीज थी, ये क्या नाम, मेरी पेंटिंग में बहुत मतलब ये इनके जो सवाल है ना गिरीश जी का, ये यही है, इसका जवाब ये पेंटिंग है कि समाज को उस जी, ये हाल ही की पेंटिंग है, जो मैं 2 अक्टूबर में आर्ट कैंप हुआ था गढ़ी स्टूडियो में, जहां मेरा स्टूडियो है गढ़ी ललित कला एकेडमी का। ये वहां एक कैंप हुआ था, ये उस कैंप के करते हुए काम की है। ये मेरा स्टूडियो है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो स्टूडियो आइए, और काम देखने का इच्छुक है तो आइए जरूर। जी निश्चित सर, हम आपके काम से बहुत प्रभावित हैं और हमारे सारे दर्शक भी कह रहे हैं कि बहुत कमाल का आपका काम है। ये आपकी उसकी एक झलक थी छोटी सी, गांधी जी को आपने किस तरह से अपनी रेखाओं से उनको साकार किया। एक और छोटा सा आपका एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है सर, वो भी हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखाएं। उसमें क्या है, थोड़ा सा सर विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा जो दर्शक है, ताकि वो समझ पाए कि आप उस वीडियो के माध्यम से क्या इज़हार करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो ड्राइंग, ये जो आप देख रहे हैं, बच्चा डांस कर रहा है और ये म्यूजिक सुन रहा है, ये उसी जो काम मैंने आपको बताया ना, लाइट साउंड म्यूजिक वाला, ये उसी का सेकंड पार्ट का काम है। इसमें क्या है, बच्चा, ये जो ऊपर आप काम देख रहे हैं, ये एक मैरिज के हैं, दो मैरिज हैं जो आपस में क्रॉस करेंगी, और उनके जो दूल्हे हैं, उनके जो क्या नाम बाराती हैं, वो क्या करते हैं कि एक साथ आकर, जब वो बाराती क्रॉस होती हैं, तो बैंड वालों के बीच में आकर वो डांस करते हैं। मैंने एक सीरीज पर काम किया है, बैंड सीरीज। जो बैंड सीरीज है, असल में मैं म्यूजिक का बहुत दीवाना था, काम में मैंने आपको बताया। तो ये इंस्टॉलेशन थी मेरी छोटी सी, ये बड़ी सराही गई थी, लोगों ने पसंद की थी, क्योंकि छोटे छोटे से इसमें जो है ना, वो एक वो है आपका म्यूजिशियन है जो ओरिजिनल होते हैं, बेसिकली वही कपड़े पहने हुए हैं ये लोग, उसी तरह से पूरा बना हुआ है, उन्हीं तरह से इनको हुआ हुआ है। मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूँ, तो शायद आपको फोटो कैमरे में मिल जाए। अभी मैंने शायद उनको दिखाई थी, अभी दिखाता हूँ। तो ये क्या था, मैं जब म्यूजिक पसंद करता हूँ तो क्या नाम, बैंड वालों का जो म्यूजिक है, बेसिकली जो बैंड वाले हैं, तो उनका एक म्यूजिक जो होता है बहुत ही लाउडली होता है और बहुत ज्यादा आपको हिला देने वाला होता है, क्योंकि डांस शादी में अगर नहीं होगा तो कैसे कैसे काम चलेगा। इसका पार्ट दिखाता हूं मैं आपको, अगर पार्ट ये देखिए, ये आपको अगर देखने को मिले, ये देख रहे क्लोजअप इसका, ये क्लोजअप है।
स्क्रीन करता हूँ सर, फुल स्क्रीन करता हूँ जी। ये आप देख रहे हो ना, ये बैंड वाले दो शादी वाले। और नेक्स्ट दिखाता हूँ जी, जी। आपको, मैं इसको आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये बाराती हैं इसके, ये सारा मेटल में है जितने भी म्यूजिक है ना ये। तो ये सब मैंने जो बनाया, तो इसके साथ क्या था, म्यूजिक लगाना था म्यूजिक। तो मैंने ना रिकॉर्ड किया, ये देखिए मैंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके मैंने वो साउंड लगाया, एडिट करके उसमें मैंने काफी कुछ करके, और वो साउंड जो है वो काफी मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था और बहुत ज्यादा लाउडली था। तो जो भी उसे सुनता था तो वो उसमें झूमने लगता था, और उसे वही वाली ट्रैफिक वाली जो फीलिंग थी, जो मैंने आपको बताया ना ट्रैफिक वाली फीलिंग, वही फीलिंग उनको वो महसूस होती थी। जी। तो वो लोग डांस करने लगते थे। अक्सर ये तो एक छोटा बच्चा है, इसमें मैंने बड़े बड़े और एज्ड लोगों को देखा है कि वो थिरकने लगे हैं इसको सुनते हुए। इसके साथ एक काम और था दूसरा वाला, वो भी बहुत अच्छा था, वो साउंड बहुत डिफरेंट था इससे। तो मैंने 2 दिन, अभी हाल ही में मैंने 1 साल पहले ही मेरा शो हुआ है, 1 साल होने को आ रहा है, दिसंबर नवंबर में मेरा शो था लास्ट ईयर हैबिटेट सेंटर में। ये उस जगह के काम है, उस जगह का दिखाया गया था। जी ये मेरा पोर्ट्रेट है, ये मेरे 2 काम है लाइट के। ये आप काम देखेंगे ना इसको, तो ये रुकेगा, ये काम है, ये दोनों लाइट लगी हुई है, ये नियॉन लाइट पे मैंने काम किया था। और ये म्यूजिक, मैं बैंड वाले सीरीज मुझे बहुत पसंद है, बैंड बहुत ज्यादा पसंद था मुझे बैंड वाला। तो मैं उनके लिए कुछ काम करना चाहता था कि उनकी जो आप लोग क्या करते हैं, बैंड वाले को पैसे दिए और आया बजाए, और उन्होंने कहीं कोने में बैठ के खाना खाया और वो चले गए। उनकी मतलब इतनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो मैंने बैंड वालों को रिस्पेक्ट देते हुए उनको इतना ब्राइटनेस में, कलर में दिखाया कि ये हकदार हैं इस चीज के, कि इनको वो इज्जत दी जाए जो इसके ये हकदार, जिसके लिए आप बुलाते हो, आप उनकी बजाई हुई धुन पर डांस करते हो, अपनी मैरिज को सफल बनाते हो, खुशी करते हो कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, या मेरे दोस्त की, मेरे भाई की या बहन की शादी हो रही है और मुझे झूम कर नाचना है। तो वो आपको सहयोग कौन करता है? बैंड वाला करता है। और बैंड वाले को ही आप अगर एक धुतकार नहीं से शब्द नहीं ठीक होगा, लेकिन आप उसको क्या नाम, बैंड वाले को आप उसका काम खत्म हुआ, आप तो अपने बिजी हो गए। बैंड वाले को ये नहीं पूछता तूने खाना खाया नहीं खाया, वो बेचारे उठते हैं कहीं उधर कोने में बैठे हैं, बचा कुचा आखिर में टाइम उनके पास मिलता है, वो खाना खाया चलती है उसको। यानी उनकी जो अब जो असलियत होती है वो नहीं मिलती उनको, उनकी जो पहचान है वो नहीं मिलती। वो बस उसी टाइम में तो वो बैंड बजा रहे हैं, हाँ भाई तुम बैंड बजाओ, ये लो 100 का नोट सिर के ऊपर रख दिया, उसने कैप्चर कर लिया, बस बेसिकली नथिंग उनका। और तो मैं उनको डेडिकेटेड कर रहा था दो पेंटिंगों का, वो बेसिकली हीरो है। वो आपको वो खुशी देते हैं जिस खुशी के लिए आप तरसते हो, यानी कि शादी की खुशी है या किसी और चीज की खुशी है। तो ये भाई जन्मदिन में भी बैंड वाला बुला लेते हो आप, ठीक है ना। तो यानी कि उनकी रेस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है इसमें। तो ये वो चीज ये ऊपर है। इसमें बीच में स्कल्पचर देख रहे हैं आप मेरा केतली वाला, ये भी उन्हीं को डेडिकेटेड है। इसके अंदर शहनाई रखी हुई है बहुत सारी, आप देखेंगे ना इसको अंदर शहनाई रखी हुई है। और ये केतली है, यानी कि इसमें साउंड बह रहा है, आप देखेंगे ना बहता हुआ भी दिखाई देगा आपको। आप केतली के आगे मुंह देखेंगे या उनका टपकता हुआ देखेंगे उसके उसमें से। ये साफ फोटोग्राफ नहीं आ रहा, मतलब मैं आपको साफ फोटोग्राफ दिखाता है इसका। नहीं अच्छा सर, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वो दिख रहा है उसमें। हाँ तो ये वो चीज समझ में आ रहा है सर, वो बहता हुआ वो केतली की जो धार है उससे साउंड की वो दिख रही है। जी 1 मिनट आपको फुल स्क्रीन करता हूँ, रुकिए। जी जी हाँ, ये देखिए ना बहती हुई चीजें हैं, ये चीजें हैं इसकी। ये आप ये देखिए, ये शहनाई पे भी आप अगर गौर करेंगे तो ये किस तरह से बह रहा है उसमें से, और क्या चीज है। तो ये चीज इसमें मैंने मेंशन की थी, यानी कि मैं उनको डेडिकेट करना चाहता था। म्यूजिक मुझे बताया आपको वही चीज पसंद है कि मैं लोगों का आपस में इंटरेक्शन चाहता हूँ, कि म्यूजिक के साथ तो ठीक है लोग रहते हैं, लेकिन उनके जो बनाने वाले उनके साथ इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, मेल जोल उनके साथ भी तो होना चाहिए जो बना रहे हैं उसको। हम ए आर रहमान को बड़ा पसंद करेंगे, ठीक है ना, आर डी बर्मन को पसंद कर देंगे, लेकिन जो वो जितने लोगों ने वो म्यूजिक बना के कंपोज किया है उन्हें कोई नहीं जानता। सेकंड हम उनको रिगार्ड नहीं दे रहे ना, रिगार्ड हम दे रहे हैं उसके डायरेक्टर को।
डायरेक्टर ने कंपोज करवाया, ठीक है, लेकिन उसमें मेहनत किसने करी, अपनी जान किसने फूकी। अगर कोई शहनाई बजा रहा है तो शहनाई वाले ने अपनी पूरी जान फूक दी बजाने में, उसको पेट से वो आवाज निकाली, उसने उसको हवा दी, तभी शहनाई बजेगी। ढोलक वाले ने हाथ से तबला बजाया, उसके हाथों में दर्द भी होगा। जी सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंचम दा म्यूजिक बना रहे थे अमर प्रेम फिल्म के लिए। राजेश खन्ना, शबनम टैगोर की फिल्म थी, और वो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पे वो गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी। उसमें गिटार की जो धुन थी, गिटार की जो साउंड निकली, वो एक बहुत म्यूजिकली देखा जाए तो बहुत गलत साउंड निकली, लेकिन आर डी बर्मन साहब ने उस साउंड को इतनी सुंदर प्रयोग किया है कि वो साउंड ऑफ द मिलेनियम बन गई म्यूजिक डायरेक्शन में। और ये उस कलाकार को बाद में बहुत इनाम दिए गए, बहुत उनका पारिश्रमिक बढ़ाया गया, क्योंकि वो साउंड उन्हें निकाल गलती से दी थी, लेकिन फिर भी वो साउंड जो थी वो और ये पहला एग्जाम्पल था, क्योंकि हम अपने, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्शन के अंडर में जैसे 200-400 जो म्यूजिक वाले होते हैं, पहले तो ये गोवा के जो क्रिश्चियंस थे वो करते थे, जब कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन, वसंत देसाई जी, वो लोगों का टाइम होता था। आजकल उनको म्यूजिक अरेंजर कहते थे, आजकल उनके म्यूजिक असिस्टेंट कह के इनका कास्टिंग में नाम आता है। तो जी जी जी, मैं आपको एक अपना काम दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली ना इसकी म्यूजिक के साथ साथ मैंने म्यूजिक का काम किया है, जो मैं अब थर्ड अपना अलग एक रूप है मेरा म्यूरल्स करने का। इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैं म्यूरल्स भी करता था, तो मैंने कई बड़े बड़े उसमें क्या नाम म्यूजियम में काम किया हुआ है, मतलब उनके म्यूरल्स बनाए हुए हैं, मूर्ति बनाई हुई है। जैसे आप मधुबन पुलिस एकेडमी जाएंगे तो उसका पूरा म्यूजियम जो है पुलिस एकेडमी का, वो मेरे हाथ का डिजाइन है, मेरे हाथ का बनाया हुआ डिजाइन है। एक कंपनी को मैंने उनको कंसेशन दी थी, कंसेशन मतलब उनको काफी कुछ सारा कुछ मेरी मानेगा। और रोहतक यूनिवर्सिटी के वीसी चांसलर के ऊपर एक क्या नाम, मील का पत्थर कहेंगे आप उसे एक म्यूरल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो मेरी लाइफ का मतलब एजुकेशन यूनिवर्सिटी में ये रथ हैं जो चारों तरफ भाग रहे हैं, ठीक है जी, और बीच में जो हरियाणा उसका रोहतक यूनिवर्सिटी का लोगो है, और ऊपर तीर है, यानी कि वही जो किशन ने अर्जुन को संदेश पढ़ाया था, वही चीज यूनिवर्सिटी वाले करते हैं कि आपको वो चीज, वो ज्ञान देते हैं जो ज्ञान आपको मतलब चाहिए होता है। ये रोहतक यूनिवर्सिटी का है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है? सॉरी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, आई एम सॉरी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल ठीक पकड़ा। एक्चुअली मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी में भी काम किया हुआ है बहुत, वहाँ के कई म्यूरल्स हैं, अगर मेरे पास हुए तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके म्यूरल्स के भी। कई म्यूरल्स ऐसे हैं जो मैंने उनके ऑडिटोरियम में किए थे। और एक म्यूरल की कहानी तो इतनी इंटरेस्टिंग है, जो आमने सामने थे। एक था हड़प्पा के ऊपर कुछ सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने किया था, वो तो एक फाइबर के अंदर हमने बना के लगाया था, वो यूनिक था पर अच्छा था। एक था क्या नाम इसका, मेटल में उन्होंने फ्रीडम दी थी हमें कि आप हमें एक म्यूरल अपने हिसाब से डिजाइन करके दो, बना कर दो, लेकिन होना चाहिए यूनिक, यानी कि कोई अब तक किसी ने देख पाया। जी सर। सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा था कि जो स्क्रीन पर आपके भेजे चित्र हम दिखा रहे हैं, पहले उसके बारे में अगर आप बता देते, उसके बाद फिर आपके सारे अनुभव सुनेंगे सर। हेलो, आप सुन नहीं पा रहे? जी जी, अब आई आवाज। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने कुछ पेंटिंग्स के फोटोग्राफ्स हमें भेजे हैं, जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, हमारे दर्शक देख रहे हैं काफी देर से। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपके बाकी काम देखेंगे जो आपके फोन पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप काम दिखा दीजिए। ये जो काम आप देख रहे हैं, ये उसी एग्जीबिशन का है। ये वो जो बैंड वाली सीरीज है, उनके बैंड वालों का, कि किस तरह से वो लोग अपना, आप इसके कलर, आप उसके चेहरे को देखेंगे ना, तो इसमें आप डिफरेंट कलर देखेंगे, यानी कि जिस तरह से वो लोग, हाँ, इसमें आप चेहरे को, उसके गर्दन को मतलब देखेंगे, तो इसमें आप जब कलर देखेंगे तो बड़े वो क्या नाम, बहुत अलग अलग किस्म के। जैसे बैंड वालों को आप देखते ना, कोई आपको काला सा मिलेगा, आपको कोई ब्राउन सा मिलेगा, कोई आपको गोरा मिलेगा, यानी कि हर किस्म का उसमें आप एक मतलब कम्बिनेशन। तो एक ही बैंड वाले में मैं पूरी लाइफ सिमेट कर दी है, वही गा रहा है, वही बजा रहा है। देखते ना गाँव वगैरह, देहात वगैरह में देखते ना आप, वो बाकायदा एक स्टेज पे गाड़ी चलती है और वो गाना गा रहा होता है, उसमें बैठा हुआ खड़ा होता है, तो वो उसको डेडिकेट ये पेंटिंग की गई है। यानी कि वो कितना लाउड स्पीकर लगा रखा है, वो अपने गा रहा है, एक हाथ से वो बजा भी रहा है उसको, यानी कि सारे कुछ एक ही में शामिल हैं,
सर कलरफुल। पीछे भी उसके देखिएगा किस तरह से वो उसको झांक कर उसको मदद कर रहा है उसकी। हाँ, इसके पीछे भी कोई लटका हुआ है सर ये। हाँ, लटका हुआ, इसके पीछे की साइड में ना बंदा खड़ा हुआ है, तो वो देखिएगा उसको कि वो भी उसको कितनी गौर से देखा, यानी कि खुद या एक दूसरे को, वो उसका चेहरे पर देखिए वो खुशी नहीं है, लेकिन वो उसको थामे हुए है पीछे से। फर्क है, आप चेहरा देखिए उसका। ये उन लोगों के लिए था जो प्यार मोहब्बत के लिए अग्रसर रहते हैं कि हर चीज मतलब है, तो ये एक ही मतलब जो प्यार करने वाले वो एक ही चीज है, एक ही लोग हैं, तो ये एक ही टी शर्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके पैरों के नीचे उसके टी शर्ट के नीचे देखिए कि उसके अंदर 4 पैर हैं, लेकिन चेहरे में देखिए आप एक ही चेहरा दिखाई देगा, उस चेहरे में 1/2 है। आपको निदा फाजली याद आ गए। निदा फाजली जी, इसके दो और ये दो एक्चुअली का 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, 2 और 2 का जोड़ जो है वो एक ही हो जाता है। एक ही हो जाता है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वही है। अब इसमें बीच में देखिए इसमें वो है कौवा जो है वो पानी वो डाला, कहानी सभी ने सुन रखी है, ये कहानी सुनी हुई है सभी ने बचपन से, शायद मैं कहा तो पहली क्लास से लेकर ये ग्रेजुएशन तक एक कहानी जरूर याद रहती लोगों को, यानी कि मटके में पानी कम है तो कौवे ने पानी डाल के, तो ये प्यार की चाहत है, वो डाल के उसको प्यार को उठा रहा है उसको ऊपर। वाह क्या बात। जी यही है बस, रंग बिरंगी कलर है पीछे, यानी ये खुशी का माहौल। ये एक्चुअली जो मेरी एक अच्छी चीज थी ग्रेफिटी आर्ट विद म्यूजिक, जिसमें आप देखेंगे कि अजय देवगन का लुक में एक कैरिकेचर टाइप का इसमें है, और उसी की फिल्मों से मुताबिक उसी के वर्ड के उसके आसपास आपको वर्ड मिलेंगे। तो एक ग्रेफिटी आर्ट होती है, ग्रेफिटी आर्ट जो होती है जी, तो ग्रेफिटी आर्ट जो होती है बेसिकली दीवारों पर करने के लिए होती है, और दीवार पे करते हैं, लेकिन मैंने उसको समेटा है अपने इसमें, क्योंकि मैं इसमें मिक्स मीडिया में काम करता था। आप इसमें देखेंगे ना नीचे आपको मोती भी लगे मिलेंगे, ये चारों तरफ मोती लगे हुए इसके, तो उसके कलर देखिए, कलरफुल है वो, और उसकी फिल्मों के नाम उसके अल्फाबेटिकली, तो ये सारा काम वो प्रेजेंट है। नीचे गोल्ड कलर है, यानी कि ब्राइटनेस, मतलब खुशी, हर चीज मतलब आप खुशी ढूंढिए, गम तो बहुत है, गम तो बहुत मिल जाएंगे, खुशी नहीं मिलती, तो मैं तो हर चीज में खुशी दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेमंत जी जी सर। देखिए कहा यह जाता है कविता जो है ना वो स्याही से लिखी जाती है। बिल्कुल। कविता कंठ जिसे गाता है, कान जिसे सुनते हैं, लेकिन एक कविता जो है वो रंग और रेखा मिलकर रचते हैं। क्या बात है। एक कविता जो है वो रंग और रेखा मिलकर रचते हैं। तूलिका का कंठ जिसे गाता है, ब्रश का कंठ जिसे गाता है, और आंखें जिसे सुनती हैं। तो इनकी ग्राफिटी आर्ट देख के या इनकी वर्क ऑफ आर्ट, दूसरे वर्क ऑफ आर्ट देख के मेरे को ये मन में ख्याल आया कि ऐसी कविता ये रचते हैं कि जो ये इनकी तूलिका गा रही है और हमारा कंठ, हमारे कान जो है उसे सुन रहे हैं। ये अगर मैंने सही सुना है तो सर की माताजी भी शायद कवित्री रही हैं, कवित्री हैं, तो क्या पता वो कहीं वो जीन्स इनको प्रभावित कर गए कि ये कविता, संगीत, सब कुछ का समाहार है हमारे इजहार सर। धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत सही कहा, मैं कहानियां भी लिखता हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, मैं थोड़ी सी, मैंने एक उपन्यास भी लिखे हुए, और मैं कविता भी थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ। तो वो ऐसा नहीं मैं कवि नहीं हूं मैं, लेकिन एक आर्टिस्ट के अंदर ना जब तक सब सारी चीजों का समावेश नहीं होगा ना, वो जब तक पूर्ण रूप से आर्टिस्ट नहीं कहला सकता। कलर उठा लेके लगा देना ही आर्टिस्ट नहीं होता। आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारी खूबियां ऐसी होती है कि वो होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि उसको हर टाइम हर नजर में आंखें खोलकर दिमाग खोल के ही रखना हुआ है, और हर चीज पानी चाहिए। अब मुझे लग रहा है सर अक्षय कुमार आ गए स्क्रीन पर। जी बिल्कुल ठीक है, रुस्ता मुझे देखना होगा। अक्षय कुमार जो है ये उसी सीरीज का काम है सारा, ये अक्षय कुमार का कैरिकेचर है, और ये साथ में उसके फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं जो कंपोज इसमें किए हुए हैं। हेरा फेरी है, रुस्तम है, वेलकम है,
और नीचे उसको बाकायदा मतलब एक आप नीचे देखेंगे ना, आप मोटिव देखिए नीचे की तरफ, बड़े खूबसूरत मोटिव लगा रखे हैं मैंने इसको। तो ये मेरा सिंबल है कि मैं उसको उसी हिसाब से जबकि मैं इसको लेडीज के उसमें भी लगा सकता हूँ, लेडीज के लिए बेसिकली होते भी हैं, लेकिन मैंने इसको इसमें प्रेजेंट किया है क्योंकि उस टाइम वो एक बहुत नेचुरल हीरो है, एक एक मोती है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के एक मोती। आप जितने भी हीरो हीरोइन है जो एक लाइन में लगे हुए हैं, वो चुने हुए मोती हैं। आम पब्लिक से निकल गई तो मोती बनता है, मतलब अब कोयला इतना निकलता है उसमें एक हीरा निकलेगा, एक हीरा निकलता है ना, उसी की कीमत होती है। सेम ऐसी इन हीरो की, हीरोइंस की, या कभी कलाकार की, वो उन लाखों करोड़ लोगों में से निकलकर बनते हैं। और तब के बनते हैं, कैसे बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन निकलते हैं जब तो एक हीरे के रूप में निकलते हैं। अब कितना हीरा बचा रहता है कि उसकी क्या कीमत होती है वो पब्लिक तय करती है उस हीरे की। नीलम है, पन्ना है, या बड़ा हीरा है, या क्या नाम छोटा हीरा है, दाना है, बड़ा है, वो सारी कीमत वो करते हैं। ये पेंटिंग भी जेएनयू बैंड, याद देखेंगे ना इसको, ये असल में बेसिकली नीचे एम दबा हुआ है इसमें देखेंगे ना, नीचे एम दबा हुआ है, जेएनयू बैंड है, मजनू बैंड, ये नाम दिया था मैंने इसको मजनू बैंड के नाम से। ये जब जेएनयू में बड़ा बवाल मचा हुआ था, बहुत बवाल मचा हुआ था, तो ये उसको डेडिकेटेड की थी मैंने, तो मैंने एम साइलेंट कर दिया और जेएनयू बैंड को मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। यानी वो भी एक तरह का बैंड ही है, मतलब कहीं भी हो आप अपनी आवाज उठा रहे हो या गलत मतलब कुछ भी करो, शोर शराबा कर रहे हो, तो वो भी एक साउंड ही है। कमाल। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर बस यही रहती है कि लोगों को खुश करने का काम हो, मतलब गम की चीजें तो दुनिया बनाती है, मैं खुश करूं लोगों को। ये देखिए, एक ये दिवाली जैसे आजकल आ रही है, तो लोग नए नए उपहार खरीद के लाते हैं घर में। तो ये एक घर के अंदर स्कूटर लाया खरीद के, उस टाइम में जब हम छोटे थे तो जब स्कूटर आया करता था एलएमएल, जो वो लाइसेंस के थ्रू आता था, याद हो आप लोगों को भी, तो बड़ा हर्षोल्लास होता था घर के अंदर। किसी किसी के घर में ही तो स्कूटर मिलता था, 10 साल की वेटिंग के बाद, 5 साल की वेटिंग के बाद तो नंबर आया करता था। ये तो एक कुल एक बच्चा घर में आता ना, नया पैदा होता है, अगर लड़का पैदा हो गया तो कुल यानी कुल को बढ़ाने वाला बन गया वो, तो वो बड़ा खुशी से मनाया जाता है उसका, ढोल बाजे बजा के साथ। ये ठीक उसी तरह से कि एक स्कूटर उस टाइम में आया जो एक कुल वंश की तरह इनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए बैंड बाजा वगैरह सब ढोल ढपाके बज रहे हैं। बहुत बड़ी घटना होती थी, हाँ गजब की घटना होती थी। हाँ कई चीजें याद आ गई। क्या बात है, मतलब आपने हमको कहाँ से कहाँ आज पहुंचा दिया हमारी कल्पनाओं में और हमारी यादों में। यही परफेक्ट कलाकार है इजहार साहब। शुक्रिया। क्या बात। तो ये सब चीजें सब जी, और भी हैं, बहुत सारी सीरीज है। ये नेक्स्ट दिखा दीजिए, ये नहीं आएगा, नेक्स्ट दिखा दीजिए सर। उल्टी लगी थी बिल्डिंग असल में। अच्छा सीधा कर लेते हैं सर इसको, कोई बात नहीं। ये ग्राफिटी के ऊपर ही है ये, हाँ सीधी कर दीजिए, हाँ एक सीधी, और एक बार और कीजिए, एक बार और इसको एक बार और कीजिए, सीधी जाइए, ये सीधी हो गई, हाँ ये सीधी हो गई। ये एक्चुअली ये आप देखिए ना, सीधी है सर, माउथ वर्क, और जो वो बजाने का होता था ना वो बजा रहा है, ये उसी को बस खुशी। बेसिकली हर वर्ड में भी देखो आप, वर्ड के अंदर भी झांकेंगे ना तो कलरफुल मिलेगा आपको, एक कलर नहीं मिलेगा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। पेंटिंग के अंदर और लाइट ना हो ना तो मजा नहीं आता सब, तो आप फ्लैट चीजें देखने लगेंगे। अब इसके अंदर मैं हर चीज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलर, आप हाथ के कलर देखिए, चेहरे के कलर देखिए, आईज देखिए। राजस्थान हमारी मिनिएचर, ये इंडियन स्टाइल इसलिए थोड़ा सा डेवलप किया मैंने अपना, कि हमारी जो राजस्थान मिनिएचर है, जो राजस्थान की जो मिनिएचर या मुगल मिनिएचर है, तो सारी जो मिनिएचर हुआ करती थी इसके अंदर जो चेहरा बनता था, उस चेहरा, ये चेहरा अगर आप आधा चेहरा देखेंगे तो वो आधा चेहरा को एक चश्म चेहरा कहते थे। अगर हम एक पीछे की आंख और चेहरा हटाते तो ये एक चश्म चेहरा है, यानी कि एक मछली की तरह आंख और उसका चेहरा, ये एक चश्म चेहरा हो गया। अब ये जो है मैंने इसके अंदर दूसरा चश्म और जोड़ दिया, यानी कि 2 चेहरे हो गए। अगर हम थोड़ा सा निकालते तो ये उसके हमारे जो हिस्ट्री में पढ़ा जाता था, मैं 1 चश्म चेहरा, 2 चश्म चेहरे, 1.5 चश्म चेहरा, 1.25 चश्म चेहरे। तो जैसे जैसे प्रोफाइल चेहरे का घूमता रहेगा वैसे वैसा उसका नाम बदलता रहेगा।
तो मैंने 2 चश्म चेहरे मेरी जितने भी आप इस स्टाइल की पेंटिंग देखेंगे तो आपको इसमें आपको 2 चश्म करेंगे। जो मेरे पीछे लगी हुई पेंटिंग है आप इसमें भी देखिए 2 चश्म के चेहरे हैं इसमें। इजहार भाई, आपने ना ग्राफिती को और पापाराजी को एक आर्ट में बदल दिया। ग्राफिती और पापाराजी जो है वो बिल्कुल ग्राफिती को और पापाराजी को आर्ट वैसे नहीं कहा जाता, लेकिन आपके लॉजिक से वो बिल्कुल आज आर्ट लग रही है। और वो बिल्कुल हमारी वाणी तो इसको कहने में असमर्थ है। और चूंकि असमर्थ है तो मुझे आप को हिंदुओं का एक ग्रंथ है रामचरितमानस, आपने सुना नाम रामचरितमानस का? जी बहुत सुना है। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम जो हैं अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वाटिका में जाते हैं तो वहां पे जानकी माता जी की जो सहेलियां हैं वो राम को देखती हैं और इतना भव्य इतना सुंदर वो राम का व्यक्तित्व है कि वो भाग कर आकर जानकी जी को उनको बताती हैं, अपनी सखी जानकी सीता माता को बताती है। तो सीता जी ने सुना हुआ है राम के बारे में कि राजकुमार आए हैं, तो सीता जी अपनी सखी से पूछती है, उत्कंठा तो उनके मन में भी कि राम कैसे दिखते हैं। तो उनकी सखी उनसे कहती है कि मेरी नेत्रों के पास वाणी नहीं है और वाणी के पास नेत्र नहीं है। तो आपकी जो पेंटिंग है ना, हमारी वाणी के और नेत्र तो हैं लेकिन वाणी उनको व्यक्त करने में असमर्थ है। कितना सुंदर आपने एक नया मीनिंग हमको दे दिया। अच्छा, ये आपने पद्मावत का बना दिया। जी, ये पद्मावत का था। उस टाइम मैं पद्मावत के ऊपर एक्चुअली वो एक सवाल पूछा था ना, समाज का आईना क्या था, वो गिरीश जी ने सवाल जो पूछा था। तो मैं ये वही चीज है मेरी काम के अंदर, जो करंट होता है ना, करंट अफेयर होता है, वो मैं जरूर कहूँ। इसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम रखा था। उनका सवाल कुछ दूसरा था। उनका सवाल था कि आपकी जो कला है वो समाज पे कैसे प्रभाव डालती है, न कि समाज का तो प्रभाव पड़ता ही है आर्टिस्ट पे। वही मैं बता रहा हूँ। जी आर्टिस्ट क्या प्रभाव डालता है समाज पे? जी, मैं यही बता रहा था कि अब मैंने ये मेरी पेंटिंग जैसा आपने एकदम देखते कह दिया कि पद्मावत के ऊपर बनाई है, तो ये यही है। आज भी सोचेगा कि क्या था पद्मावत का एक वो स्कैंडल हुआ था या जो भी इसके ऊपर पंगा हुआ था, वो आदमी सोच लेगा कि हाँ ये बेसिकली वही है और हमें क्या है। अब इसके ऊपर आप इस पेंटिंग को देखेंगे, तलवार की धार है, मशाल है, उसके क्या नाम लिखा हुआ है, तलवार की धार देखिए, बराबर में तलवार की धार है। तो जो ये फिल्म रिलीज हुई थी तो तलवार की धार पे रिलीज हुई थी राजस्थान में, तो ये 99%। तो वो सब चीजों को मैं ना ज़हन में, तो मेरे काम से लोगों को इसी चीज को मिलेगा कि आज क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। बिल्कुल सही, ये सब चीजें ही मैं करंट सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे आसपास अभी जो चल रहा है मैं उसको प्रेजेंट करूँ। बैंड वालों का ग्रुप क्या मस्ती के साथ वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, खुद वो एंटरटेनमेंट होते रहते हैं और उन्हें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अभी इसी चीज के ऊपर ना कम से कम 20 फीट लंबी पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। 20 फीट लंबी है और 8 फीट ऊंची है पेंटिंग को, है तो रोल में, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेम मेरे पास लगाने की जगह नहीं है। तो इसकी पूरी लाइफ है इनकी, मतलब थोड़ी सी, कि किस तरह से अलग अलग एंटरटेनमेंट में कैसे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, पूरा एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, ये देखिए बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर, एक नीचे बैठा है, एक स्टूल बैठा है, और एक विंडो में से जो अंदर घर में से एक लेडी जो है वो इनको देख रही है कि किस तरह ये मगन है। इन्हें नहीं पता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, अपने में मस्त है काम में। आप देखिए किस जगह बैठे हैं, ये गौर कीजिए, बैकग्राउंड देखिए इसका, कि लकड़ी का घर है, वो लकड़ी के पट्टों से बना हुआ घर है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आलीशान मकान के बाहर या लोन में आप बैठे हुए, वो अपने घर के बाहर या अपने मोहल्ले में, जहां मतलब बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं रहते, मतलब गरीबी आदमी अपनी वो बना सकता है, वो चीज है। कलर के उनके बैकग्राउंड का कलर देखिए आप, उनका
बंटो में। ये वही है जो म्यूजिक वाला जिसको मैंने दिखाया था कि ये पूरी सीरीज बनी हुई है। एक बारात राइट हैंड से आ रही है और एक लेफ्ट हैंड से आ रही है, बीच में बाराती ना डांस कर रहे हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ये म्यूजिक के लिए रखे हुए हैं। ये बीच में देखिए, ये कोर्ट में लेडीज में दो डांस कर रहे हैं ना, एक बारात ऐसे क्रॉस हो रही है और एक बारात ऐसे क्रॉस हो रही है, यानी कि दोनों बारातें क्रॉस हो रही हैं। अक्सर बारात के मौसम में देखना आप कि एक एक गलियों में दो बारातें निकलती है के टाइम में, एक एक रोड पे 3 बारातें 4 बारातें जा रही होंगी। जब आजकल तो कोरोना के चक्कर में बैंड वालों का भी कुछ थोड़ा विचार हुआ, बैठे हुए वो भी, शादियां जो हो रही हैं वो 10-20 आदमियों के बीच में हो रही हैं। लेकिन अमूमन जो होता है, ये पहले से होता था कि वो क्या, जब सीजन होता है शादियों का आप लोगों में देखो, तो वो इसी तरह से होता है, एक ही दिन मुहूर्त निकलता है। अब उसी दिन मान लीजिए एक ही मोहल्ले में 10 लोगों की शादी है, तो बैंड बाजे तो 10 वाले आएंगे, वो 1 घंटा आगे या पीछे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेंगे आपस में, तो वो मिल रहे हैं इसमें। ये उस पे है, ये एक्चुअली मेरे बहुत करीब बहुत करीब है मेरी पेंटिंग में। इसमें देखिए परिंदे जो हैं वो कौवे हो ना, कौवे आपने कौवे देखे हो, तो जब कौवा एक चिल्लाता है तो सारे कौवे चिल्लाते हैं और कैसे दीदे फाड़ के देखते हैं, ये देखिए उसको, यानी कि वो अपने में अपने सोचते हैं हम इतने वो हैं, लेकिन कौवों की तरह चीख चिल्ला रहे हैं। कभी भी देखिए आप, जब झगड़ा वगड़ा होता है ना, तो दोनों पार्टी कैसे चिल्लाने लगती हैं, उनके साथ के 4 उनके साथ के 4, ये सब वही का आसपास के जो माहौल है उसी के ऊपर डिपेंड है। बेहतरीन बेहतरीन। इससे क्लोजअप है सर उसका कि किस तरह से कपड़े आप देखिए, मैंने एक कपड़े को बहुत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। इसके जो बैंड है वो बैंड यहाँ कास्टिंग पे बैंड लगा हुआ था दिल्ली में, तो इसको कास्ट कराने के लिए मुझे अलीगढ़ जाना पड़ा और वहां अलीगढ़ में इसको कर आया, वहां से कास्ट करा के लेकर आया था इनको। पूरी तरह से नहीं हो पाया क्योंकि जल्दबाजी का चक्कर था, लेकिन काफी कुछ हद तक है। फिर आगे मैंने यहाँ पे इनको ठीक किया था। बड़े इनके एक बैठ के कलर करना है, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है, क्राफ्ट। ये साउंड लगा, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको, साउंड लगाता था मैं, ये साउंड लगा हुआ है इसमें कि आप 2 लोग भी सुन सकते हैं, 4 भी सुन सकते हैं, 8 भी सुन सकते हैं। जब इसे सुनता है ना, आपको देखता है, तो फील ये करता है कि मैं वाकई शादी के अंदर मौजूद हूँ और शादी हो रही है, ये चल रही है, ये बात चल रही है और मैं भी डांस करूंगा इसमें। अक्सर देखो कुछ बजते हुए आपके पैर चलते हुए भी थिरकने लगते हैं। कि हमने छोटे छोटे बैंड वालों का हिसाब किताब, मतलब सभी हम 10 आर्टिस्ट थे, तो हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम 10 आर्टिस्ट छोटा छोटा एक वर्क करें और हर बॉक्स में हर किसी आर्टिस्ट का एक काम रखें। और हमने बॉक्स बनाए थे कि वो गिफ्ट देने के लिए लोग आर्टिस्ट आते हैं, मतलब वो लोग आते हैं, तो उसी के एक छोटे वर्क थे हमारे पास। इसमें काम बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, अगर आएगा आगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये सब बैंड वालों को, ये सब उन्हीं को पसंद है। वो काम जो है वो कृष्ण के ऊपर है, कृष्ण जी और क्या नाम आपका जो बैल है, वो आपस में कैसे संवाद कर रहे हैं बैंड से, वो आगे इसमें अगर है तो शायद। ये जो बैंड वाला ये कौन से सन का है? ये अभी लास्ट ईयर का, ये नवंबर का, पूरा 1 साल हो गया। सिंगल बैंड आपने दिखाया था, ये एग्जीबिशन का उसी का, ये 1 साल हो गया। नवंबर में हमारा हैबिटेट सेंटर में शो था, एग्जीबिशन थी, ललित पंत जी मेरी, तो उसी दौरान। आपको पता था कि कोरोना आने वाला है वहां? हाँ नहीं। तो आपने ग्लव्स भी दिखाए हैं, मास्क भी दिखाया है और सब कुछ दिखाया है। हाँ वो ये तो इत्तेफाक की बात सर, ये इत्तेफाक की बात है कि वो चीजें बनी है, वरना मुझे नहीं पता था कौन आने वाला था, अब कौन आ गया हमारे बीच में आके बैठ गया। हेमंत जी आज इस प्रोग्राम में कमाल बहुत हो रहे हैं जी। यानी डॉक्टर हेमंत फ्रीज हो गए हैं जी। कमाल नहीं हो रहा। बंगाड़ी जी कह रहे हैं हालांकि आपके चित्रों के विषय बहुत व्यापक है, लेकिन आपकी बैंड सीरीज के चित्र बहुत उम्दा है। कृष्ण खन्ना जी, आलोक उनियाल जी और शिवलाल सरोहा जैसे चित्रकार।
ने भी इस विषय में काफी काम किया है। जगमोहन बंगारी का भी काम देख रहा हूँ, ये शिवलाल सुरवार का नाम देख रहे हैं, ये मेरे बैचमेट तो नहीं है, मेरे एक कॉलेज ऑफ आर्ट में थे शिवलाल सुरवार, और मैं जामिया में था, दोनों ने काम किया। उन्होंने जो काम किया उनका डिफरेंट काम है, काफी डिफरेंट काम है। मैंने भी अभी आज ही में उनकी आर्ट हेरिटेज में काम देखा था, बैंड सीरीज के ऊपर। बैंड सीरीज में तो कृष्ण खन्ना ने बहुत काम किया हुआ है, एक मैं अकेला नहीं हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने बैंड सीरीज के ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन काम बेसिकली सीरीज के ऊपर, बेसिकली उसके स्टाइल क्या है, मैं किस सब्जेक्ट को पकड़ के काम कर रहा हूँ, उसका मैं वो प्रेजेंट करता हूँ। अब आप वो कृष्ण खन्ना जी के काम को देखिए, वो उनकी बिल्कुल अंदर की रूह को दिखाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण खन्ना जी का काम अगर आप बैंड सीरीज देखेंगे तो वो उनकी रूह को दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके आप देखेगा। और उसके बाद शिवलाल चौहा के देखना, मैंने काम देखा तो वो उनके बैंड के ऊपर चिड़िया बैठी हुई हैं, बैंड बने हुए हैं, मुड़े हुए, मतलब वो उनका इंटरेस्टिंग काम है, अलग से काम। एक दो आर्टिस्ट और हैं जो बैंड पे काफी लोगों ने काम किया हुआ है, और मैंने जो अपना काम किया वो मैंने एक्चुअली जो मैंने काम किया बैंड वालों का, तो मैंने और किसी का काम नहीं देखा था, मैंने खाली कृष्ण खन्ना जी का काम देखा हुआ था। तो ये बाद में जब मैं करने लगा तो मुझे फिर ये काम दिखाई दी, जैसे अभी आप किसी ने सजेशन दिया ना कि शिवलाल सुरवार का काम है, तो उस तरह मैंने फिर काम सर्च करा, मैंने हाँ इन्होंने काम किया हुआ है आर्ट हेरिटेज में, मैंने देखा कहीं और भी देखा मैंने, तो उनकी जरा ये शिवलाल सुरवार के कारण इस विषय पर काफी ये जानते हैं। शिवलाल सुरवार जी मेरे अच्छे मित्र हैं। आलोक उनियाल जी कहाँ के हैं? आलोक उनियाल जी वो तो आपके उत्तराखंड के हैं, और दिल्ली में गढ़वाल के होंगे सर, उत्तराखंड के होंगे। ये हमारे उत्तराखंड के, क्या आपका नहीं है उत्तराखंड? नहीं, आपने पूछा कहाँ के हैं सब, मैं तो दिल्ली में हूँ, अब मैं दिल्ली भारत का उनको आपने कहा आपने कहा आपके उनियाल जी है। एक्चुअली आपका सवाल जो है वो शाहरुख खान जैसा है, शाहरुख खान कहता है कहाँ के हैं, कहले बंगाल के, कहले आउट। जब वो इंडिया देखी तो आउट को आपका सवाल जवाब वो ये है। एक्चुअली करंट अफेयर या जो लेखक होता है या साहित्यकार होता है, उनको करंट अफेयर पे बहुत तगड़ी पैनी नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल सर, मैं और हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा भारतीय कलाकार कौन है? मेरा असल में ब्लॉग भी है, मैं लिखता जो हूँ ना उसका ब्लॉग भी है मेरा, इजहार, वो क्या नाम, राइटर दिल्ली वाला .com, आप खोल के देखिएगा उसको। भारतीय कलाकार एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल क्लियर ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कभी किसी आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं किसी से आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस हूं। मैं वाकई मैंने कभी किसी हीरोइन को पसंद नहीं करा, कभी हीरो को पसंद नहीं करा, कभी किसी राइटर को पसंद नहीं करा, कभी किसी शायर को पसंद नहीं करा, मतलब मुझे उनकी शख्सियत जरूर पसंद है कि हाँ शख्सियत है। अब जैसे मैं मतलब बाहर की देश की बात करूं तो गोगेन जो बैंगोक के साथ के आर्टिस्ट था गोगेन, उसका काम कुछ मुझे इन्फ्लुएंस करता था क्योंकि उसका ट्रेडिशनल काम हुआ करता था, वो आदिवासियों को काम किया करते थे। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी आर्टिस्ट को अपनी बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो झूठ में ही कहने लोगों के नहीं मुझे तो क्या नाम एस.एच. रजा बहुत पसंद है या एफ.एम. सूर्या बहुत पसंद है, राम किंकर बैच पसंद, बहुत ये सारे आर्टिस्ट जो पैक ग्रुप है या उसके बाद अब जैसे राजा रवि वर्मा है, बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, राजा रवि वर्मा बहुत पसंद है क्योंकि उनका काम का जो मैथोलॉजिकल वर्क है ना वो बहुत वाकई मतलब माइंड ब्लोइंग काम है उनका। मैं उनका लाइव काम दिख रहा हूँ, जो ओरिजिनल काम दिख रहा है मुझे, मेरा ख्याल लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया। अब हुसैन का काम है, जमीन एक सीरीज है, एक पेंटिंग है हुसैन की जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगी हुई है, और स्टूडेंट थे तो हम जाया करते थे उस पेंटिंग को अक्सर देखा करते थे। अब हमारी इंडियन जो आर्टिस्ट बेसिकली मुझे थोड़ा बहुत जो मैं जैसे अमृता शेरगिल वैसे तो बाप हंगेरियन माँ इंडियन जो भी कुछ है, लेकिन दोनों में मिक्सर है, लेकिन वो इंडियन ज्यादा थी अपनी में, बाप इंडियन था, माँ हंगेरियन थी उनकी, मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज उसमें। तो वो क्या था उनका कि उनके काम में जो भारतीय थी, इंडियन जो उनके काम में झलकता था, वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता था। और मैं भी वही चाहता हूं कि मेरे काम में जो हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो दिखाई दे। बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि मेरे काम में हिंदुस्तान की वो मिट्टी दिखाई दे, जिसे ये कहें कि हाँ ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ ये वाकई हिंदुस्तान की कलर है,
ये हुआ है। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा नहीं सारे हिंदुस्तान की वो उस मिट्टी के उस कलर को लगाना चाहता हूँ जो अमृता शेरगिल ने अपनी पेंटिंग के अंदर लगाई है। जैसे जामिनी शेरगिल रॉय, की आप जामिनी पेंटिंग देखिए जो जामिनी रॉय लगी हुई है, पूरा कलेक्शन। जॉमनी रॉय की तो फोक आर्ट है असल में। जॉमनी रॉय की जो है वो फोक आर्ट है और वो भी बहुत अच्छी है, फ्लैट कलर में बहुत अच्छी है। ये तो राम किंकर बैच के आप वो देख लीजिए, संथाल फैमिली देख लीजिए उसकी वो। तो ये है डीपी राय चौधरी की आप देख लीजिए, शर्म की विजय है या या ग्यारह मूर्ति है। तो ये हमारे आर्टिस्ट है। मैं इसीलिए इंडियन जो मिट्टी में बना हुआ कलर है, इंडियन जो मिट्टी में बना हुआ आर्टिस्ट है, मैं उसे ज्यादा पसंद करता हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो या उसमें ऐसे रजा हो या इसमें क्या नाम हुसैन हो या उसमें क्या नाम तैयब मेहता हो या उसमें क्या नाम आपका एफएन सूजा हो, गायतोंडे हो या क्या नाम आपका या लतिका कट हो, जिनके बलबीर कट की वाइफ है, बहुत अच्छी और बहुत नामी स्कल्प्टर है, बहुत बढ़िया। मैं उनकी बातों से बड़ा मुतासिर होता हूँ। बेसिकली मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं होती, मेरी हेड रही है और मैंने उनके अंडर में 1 साल जामे में पढ़ाया भी है। उनके अंदर वो हेड थी, मैंने वहां फोटोग्राफी पढ़ाई थी। लेकिन उनका जो काम है उनका जो समझाने का तरीका है, वो एज ए टीचर और एज ए काम बहुत यूनिक है। यानी कि मैं उनकी कुछ बातों को तो अपने पल्लू में गाड़ बांध रखी है जिंदगी में। 3-4 बातें तो ऐसी हैं जो मैं आज तक उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। वो डायरेक्टली उन्होंने लतिका कट चीजें मुझे नहीं बताया, डायरेक्टली नहीं बताया। लेकिन एक मित्र है दीपक कुमार अंबुज, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही पढ़े हैं, जामे में पढ़े हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं। उनके और क्या नाम लतिका कट मतलब बहुत अच्छे उनके वो है आपस में। तो वो अक्सर मुझे उनकी बातें बताया करता है और मैं उन बातों को अपने गाढ़ में बांध देता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब वो बात काम मैंने देखो मेरी कभी उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि बहुत करीबी बातचीत है या मैंने उनसे कुछ इन्फ्लुएंस उनसे बात करी है या नहीं। लेकिन उनकी बातें जो है वो बातें बहुत अच्छी है। मैं तो बस हिंदुस्तान की उस मिट्टी को अपने काम में अपने देखना चाहता हूँ जो है। मुझे मुझे और कुछ ही नहीं है उसमें, चाहे कैसे ही हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, वही मुझे इन्फ्लुएंस करता है। बहुत अच्छा जी भट्ट बहुत जी। बढ़िया सर। हमारे एक दर्शक है सर, उन्होंने आए थे, दिल्ली के ही शिक्षक है रजनीकांत शुक्ला जी। वो कमेंट लिख रहे हैं कि संयोगों के संयोग हुए हैं इस शो में और एक से कितने लोग हुए हैं इस शो में। बिल्कुल रजनीकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सब एक बड़ी टीम बन गए इस शो में, जितने भी लोग आए हैं, जो मेहमान आए हैं और जो इसमें अतिथि आए हैं, जो हमारे दर्शक हैं, सबको मिल करके आज आपको भी एक नए गिरीश चंद जी मिल गए मित्र। बिल्कुल हम सर अपने आज के कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप कोई और बात जो रह गई हो बताइए को, तो बताइएगा। मैं जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि वो सवाल का जवाब तब जोशी सर सवाल का जवाब सर, फिर हम कुछ और बात चल रहा है इंटरनेट, आ रही मेरी आवाज? जी 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 बोलिए सर, बोलिए। आ रही मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही, बोलिए। आ रही सर। आज के सवाल का उत्तर है, आज के सवाल का उत्तर है राजा रवि वर्मा। जी बिल्कुल सही। हमारे एक दर्शक ने दिया सर जवाब, जिन्होंने लिथोग्राफ की इजाद की थी बॉम्बे में प्रेस लगाई थी उन्होंने जर्मनी से कहीं से मंगाई थी प्रेस, और तो उसमें देखिए आई थी, प्रेस आई थी और वो वहां लगी थी, चली बहुत थी। उनके जो स्पॉन्सर थे उन्होंने हाथ खींच लिया था किसी झगड़े के ऊपर, किसी काम के ऊपर, तो वो चक्कर में वो उन्होंने छोड़ दिया उसको और बाकायदा उसको मशीन को बेचकर उन्होंने जो थे क्या नाम डायरेक्ट टाइम में प्रोड्यूसर, पहली फिल्म जिन्होंने बनाई थी क्या नाम का दादा साहब फाल्के को वो पैसे देते थे। वो उनके असिस्टेंट थे राजा रवि वर्मा के, और वो उन्होंने क्या करा था, अपनी मशीन बेच के कहा भाई तुझे बेच के अपना जो कैमरा ला सकता हो और कैमरा ला प्रोड्यूसर कर, हम तेरे साथ हैं। तो वो पैसे बेच के उन्होंने दादा साहब फाल्के को दे दी। कहानी के अंदर कहानी थी सर बिल्कुल कहानी थी। मुझे राजा वर्मा की वाकई चीजें बहुत राजा रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है रंगरसिया करके,
और जिसमें हाँ। रणदीप हुड्डा ने जी, बहुत मैंने कमाल की देखी। एक्टिंग की है सर, आप उस फिल्म को देखिएगा। जी जी मैंने देखी, बेहतरीन, हाँ, बहुत बहुत लाजवाब। अच्छी फिल्म है। मैं कहता हूँ कि जिस आर्टिस्ट ने अगर वो फिल्म नहीं देखी उसे देखनी चाहिए। आर्टिस्ट देखिए। अगर है, असल में वो आर्टिस्ट है, तो उसे देखिए। राजा वर्मा की वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक विदेश की फिल्म फ्रिडा kahlo बिल्कुल बिल्कुल और रणवीर एक राजा वर्मा की फिल्म, ये 2 फिल्में जरूर देखनी चाहिए। यार भाई कौन सी लाजवाब। फिल्म विदेशी अच्छी फिल्म कौन लगी सी गई आपको? सर, आपने? मैं सुन नहीं पाया था। फ्रिडा फ्रिडा kahlo कार्लो, ये क्या जी कहा? जी जी। फ्रिडा kahlo क्या नाम, पुर्तगाल की रंगरेशिया तो आर्टिस्ट मैंने थी। एक बार देखी है। ये कम कम जनरेशन, कम ही उम्र में वो उनका देहांत हो गया था। तो लेकिन वो जितनी भी पेंटिंग उन्होंने बनाई है, चंद बनाई है, उसका उसका एक लाइफ का एक जीने का मकसद था, एक छोटा ही था। वो छोटे मकसद में ही अपने आप को बहुत कुछ देके चले गए। जैसे राजा रविवर्मा ने हर किसी को एक भगवान का रूप दिया, भगवान दिए, यानी कि पहले फोटोग्राफ नहीं थे, लेकिन राजा रविवर्मा ने वो भगवान बनाकर वो हर उस इंसान को दिए जो पूजा पाठ घर पे करना चाहता था, कहीं भी करना चाहता था, मतलब उसको वो मिल गया। ठीक है, फ्रिडा kahlo ने पूरे जीवन में अपने लाइफ को ऐसे चित्रित किया कि वो हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल बन के चलेगी। तो उस फिल्म का नाम क्या था? फ्रिडा kahlo ही नाम है सर उसका। फ्रिडा kahlo। चल देखेंगे सर, मैंने नहीं देखी लेकिन देखूंगा। हाँ बिल्कुल देखेगा। ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, वैन हुसैन क्या नाम, गोगेन के ऊपर भी है उनके ऊपर, लेकिन मैं आपको उसकी इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे तो वैन गॉग के ऊपर जो डॉक्यूमेंट अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, वो भी अगर देखने को मिले तो आप शायद बहुत अच्छा लगेगा कि उसकी लाइफ भी बड़ी क्रिटिकल रही है। असल में आर्टिस्ट के साथ दिक्कत क्या है, जब तक उसके साथ कुछ क्रिटिकल या कुछ घटना घटी या कुछ ऐसी चीज ना हो ना, जब तक उसकी पेंटिंग की वैल्यू। इस सवाल का सही जवाब है आज एक दर्शक ने दिया है सर, शुरू में ही दे दिया था। जी शायद उन्होंने दिया गिरीश चंद जी ने, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उनको बधाई बहुत बहुत। बहुत 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 जी। बधाई। तो मैंने देखा था 7:11 पे दे दिया था वो। इजाज़ साहब, 7:11 पे उन्होंने उत्तर दिया था गिरीश चंद्र जी ने। तो इनका टेलीफोन नंबर और हाँ एड्रेस हाँ, मिले तो तो हमें गिरीश चंद जी भेजिएगा। से अनुरोध है कि सर मेरे पास भी टेलीफोन नंबर नहीं है, मैं शो में वो भी देख रहे होंगे, तो अनुरोध है कि अपना फोन नंबर और एड्रेस हमें भेजिएगा ताकि अपना जी पुरस्कार जी हम आपको भिजवा सके। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत प्रश्न बहुत मुबारक हो गिरीश चंद जी आपको। हाँ, अच्छे मित्र मिल गए आज। रिजाल भाई अच्छा लगा। जी धन्यवाद जी, आपको अच्छा हाँ, लगा। बेसिकली इंशाल्लाह जो थी इंशाल्लाह। मैंने आपको सच्चाई बताई अपने नहीं लाइफ की। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, है बिल्कुल सर। ठीक। और ललित पंत जी को दोबारा से हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपसे हमारा तारुफ कराया और एक अच्छे इंसान से हमारी मुलाकात आज हो गई। ये बहुत बड़ी मेरी बात बहुत है। अच्छा, मैं भी बड़ा एहसानमंद हूँ ललित भाई का कि उन्होंने मुझे हम्म, आप जैसे प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिलवाया। नहीं, ऐसी कोई बात। बहुत सुंदर। बहुत ही सज्जन आदमी है ललित पंत जी, बहुत ही, हाँ बहुत मेरे बड़े सुंदर। भाई हैं। आए तो आए थे, हमारे आए दोनों थे, को। शो में आए थे सर हमारे। अच्छा तो अच्छा। कोई इजाज़ सर, कोई जी ऐसी जी बात जो आप बताना चाहते हो और छूट गई हो, आपको याद आई हो, कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहते हो, तो सर बताइए, फिर हम शो को समाप्त करेंगे। सर सारी बातें बता दी, ऐसा कोई खास इंसिडेंट मतलब अभी तो याद नहीं आया, लेकिन हाँ लाइफ है सर, कुछ ना कुछ घटती होती रहेगी। अपनी आगे वाले इंटरव्यू में कोशिश फिर है कुछ कभी करें। बताएंगे आपको। नहीं, मैं ये बहुत कह रहा जी था सर। कि आपने आप चूंकि अब एक सफल आर्टिस्ट बन गए हैं और इसकी शुरुआत घर से हुई और घर से आने के बाद स्कूल में हुई होगी, स्कूल में भी आप रहे, ड्राइंग टीचर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि शिक्षा में कला का क्या महत्व है? आपके कुछ जी गुणों को उस विषय पे हमारी चर्चा नहीं हो पाई वैसे। जी जी जी, वह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। संक्षेप एक्चुअली में, ये सवाल मैं संक्षेप में। समझे मैं, आप गिरीश जी आपका आपका सवाल जो ना, जब मेरा मास्टर का वाइवा था, फाइनल ईयर हाँ का वाइवा, हम बुक लिखते हैं, मैंने आर्ट एजुकेशन भी की थी, तो मैंने इंडियन जो वो थी क्या नाम आपका एजुकेशन, वो प्रीमिटिव काल से लेकर टुडे तक, वो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके वो किताब लिखी थी, उसका मेरा वाइवा था। वाइवा में यही सवाल मुझसे पूछा किया था एक प्रोफेसर जो जज आए हुए थे, कि सेम सवाल था मेरे से, बल्कि मेरे गाइड थे वो भी बैठे थे, तो मुझसे यही कहा कि भाई आप ये बताइए क्या मैं ही तो आया जरूरत था, है। मैं ही तो आया था। आप भी थे सर? हाँ अच्छा। मजाक मजाक कर रहा हूं मैं। तो वो बिल्कुल सेम सवाल था आपका,
तो मैं समझता हूँ कि ये ये भी एक संयोग है, संयोग हुए आपके शो में तो यार। एक्चुअली आर्टिस्ट का क्या मसला है सर कि आर्टिस्ट एक बहुत अच्छा होना और एक बहुत अच्छा टीचर होना कम परसेंटेज है, परसेंटेज कम है उनकी। जो अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और अच्छे टीचर भी हैं। बेसिकली स्कूलों में टीचर चाहिए होता है क्राफ्टमैन वाला जो टीचर होता है ना, जिसको ये बताना है कि बेटा ये हर बच्चे को एक ही चीज सिखानी है, जो आने वाला बच्चा है वो उसको भी वही चीज सिखानी है, जो उसके बाद वाला बच्चा उसको वही चीज सिखानी है। तो उन्हें क्राफ्टमैन चाहिए होता है। जैसे कि घड़े को बनाने के लिए चक्कर में मट्टी रखकर उसे चलाओ, तो वो 1000 बार बनाए या 1,00,000 बार बनाएगा वो उसी तरह से चक्कर उसको। तो बेसिकली टीचर, आर्ट टीचर की जगह आर्ट क्राफ्ट टीचर चाहिए होता है स्कूलों को, और वो ठीक भी है। मैं जहां तक बनता हूं वो ठीक भी है उनका क्या मानना, क्योंकि बच्चे को अगर आप अब एक मैं आपको कल के किस्सा छोटा सा, बस सर थोड़ा टाइम लूंगा, छोटा सा किस्सा है। कल एक सज्जन हमारे मित्र हैं, मैं नाम वो चीज क्योंकि वो अभी हाल ही कल की कहानी है तो इसलिए मैं आपको नाम नहीं लूंगा, दोनों का ही। तो सज्जन हमारे क्या नाम कहीं इंटरव्यू देने गए थे, तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत लाजवाब आर्टिस्ट हैं, और एज ए लेक्चरर भी बहुत अच्छे हैं वो, यानी एज ए टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अपने स्टूडेंटों से इतना बारीकी काम करवाते हैं, इतना अच्छा काम करवाते हैं, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे वो 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का हो, वो बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन वहां बैठ के जब वो इंटरव्यू गए तो एक तो पहले बात तो आर्ट का एक्सपर्ट कोई नहीं था उसमें, सारे क्या नाम प्रिंसिपल बैठे थे। तो प्रिंसिपल को क्या है, उन्हें तो वो लकीर खींचने वाला चाहिए कि भाई ए कहा है तो ए कहेगा। अब उन्होंने वो सवाल उससे वो करा कि आप 30वीं क्लास के बच्चे को रियलिस्टिक पेंटिंग कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ा के दिखाओ मैं। अब वो मेरी बात समझ नहीं है, क्योंकि मैंने आर्ट एजुकेशन पढ़ी है सर, कि आर्ट एजुकेशन में हमारे यहाँ जब स्प्लिंग और ये प्री स्प्लिंग एडोलस जो पीरियड होता है ना, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं आर्ट एजुकेशन के अंदर। तो उसमें पढ़ाई जाती है 3rd क्लास के बच्चे को रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे करा सकते हो, मेरे भी आज तक समझ नहीं आया। मतलब मैं इतना डीप से स्टडी कर चुका हूं कि मुझे जब से बताया कि यार मैंने कौन सा तरीका ऐसा है जो मैं 3री क्लास के बच्चे को रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पढ़ाऊंगा। अब ये सवाल वहां पूछा गया, अब आप देख लीजिए। समझ गया सर, समझ गया। तो एक बहुत कम परसेंटेज है अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे हेमंत फिर से आए, करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे ना। आज तो भट्ट जी मजा आ गया, आज एक आर्ट का नया फ्लेवर हमको मिला है आज। लेकिन आज मेरे नेट को पता चल चुका है कि भट्ट जी आ गए हैं, इतना परेशान कर दिया नेट ने आज मुझे। जी कई बार, लेकिन आपको आज अपने बीच पाके बहुत ही अच्छा लगा है कि बिल्कुल नया फ्लेवर मिला है सर आज आर्ट का। एक्चुअली एक बात तो क्या चाह रहा था सर, जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि संगीत का ट्रांसलेशन आर्ट में आज पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। म्यूजिक इज ट्रांसलेटेड इनटू आर्ट सर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं भटजी का एक जवाब देना चाहूंगा, कहते कुछ याद आया आपको कहने के लिए। मैं बेसिक अब सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस फैमिली में हूँ, उस फैमिली में मतलब पास्ट में कोई आर्टिस्ट नहीं था, कोई कलाकार नहीं था, कोई पेंटर नहीं था, एक वाहिद मैं बना था, और मैं भी जद्दोजहद करके बना था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरे यहाँ माशाल्लाह दीनदार लोग हैं सारे। तो मेरे जो दादा थे वो थोड़े से खफा रहते थे कि बेटा तू ये मूर्ति बनाएगा, तो फोटो बनाएगा, तुझे पता है इस्लाम में चीज। मैंने कहा जरूरी नहीं है, मैं एजुकेशन के लिए वो चीज करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जरूरी नहीं है कि मैं बाद में मूर्तियां बनाऊं या बनाऊं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं आर्ट बनाता हूँ। मैं उस टाइम में एजुकेशन दूंगा। एजुकेशन के अंदर आपको हराम भी पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह भी पढ़ना पड़ेगा, क्रिश्चियन भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना आपको सब पड़ेगा ना, जो किताब के अंदर मौजूद है। और मैं अगर ये कह दूं मैं तो ये नहीं पढ़ेगा, तुम्हें तो फेल हो जाऊंगा, आंसर सवाल आ गया तो मैं काम जवाब दूंगा। तो मैंने उनसे कहा मैं एजुकेशन के अंदर ही इस चीज को इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद मैं इसको डिनाई कर दूंगा। ये मेरे पास एक किस्सा था आपके लिए। नहीं, ये मेरे मन में एक प्रश्न था कि मैंने फरीदा जी को लिखा था कि आज इजहार आ रहे हैं तो आप प्रोग्राम जरूर देखिएगा। और यदि आपको याद हो तो प्रोग्राम के शुरू में उनका हमारे को अभिवादन आया था कि सलाम अलैकुम करके, राइट। मेरे मन में प्रश्न था कि इस्लाम में ये संवेदनशील विषय हो जाते हैं कभी कभी। इस्लाम में ह्यूमन फिगर्स को बनाना
उसकी वो कहते हैं ना बुत परस्ती है, मतलब उसके लिए अलाउड नहीं है बुत परस्ती। तो उसका भी कारण जब मैंने आपकी फोटोग्राफ्स पेंटिंग देखी थी तो मैंने कहा यार ये तो बना रहे हैं ह्यूमन फिगर्स वगैरह, तो इनसे पूछूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। और ये आपकी नेक नीयति है, ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आपने स्वयं इस बात का जवाब दिया, इस बात को उठाया और इस बात का जवाब दिया कि आपने सिर्फ शिक्षा के लिए आर्ट में इन चीजों का प्रयोग किया। बिल्कुल ठीक, बहुत कहता है कि आप पोर्ट्रेट बना दीजिए मेरे दादा का, मेरे उसका, तो मैं कहता हूँ भाई देखो मैं ये पोर्ट्रेट नहीं बना सकता, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ उनसे कि भाई वो अब मैं, क्योंकि मैं अपने दादा से वादा कर चुका हूँ कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके ऊपर माला जमा के पूजा की जाए, तो वो मैं क्लियर ऑनेस्टी बिल्कुल सभा दे रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। अब आर्टिस्ट हूँ, मेरे हाथ से राम भी बनेगा। अब आप मेरे काम में वो काम इसमें दिखाई नहीं दिया, इसमें मेरे कृष्ण के ऊपर मैंने काफी काम किया हुआ, कृष्ण जी के ऊपर काफी काम किया, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया हुआ, मैं बहुत काम किया। मैंने बताया आपको इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी एक सहृदयता दिखाई, आपने बहुत सच्चे मन से आपने अपनी बात रखी, एंड वन शुड रिस्पेक्ट दैट। शुक्रिया सर आपका, आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इजहार आलम साहब का कि उन्होंने अपने कला का इजहार किया था, उसको उनको शब्दों के माध्यम से फिर से इजहार किया और हम सब ने सीखा उनसे बहुत सारा। और मैं तो चमत्कृत हूँ कि बैंड पर, म्यूजिक पर जो आपने काम किया सर, वो तो मतलब सैकड़ों सलाम है, उसको लाखों सलाम है। शुक्रिया। तो मैं ललित पंजी का आभारी हूँ, आदरणीय गिरीश जोशी जी का, प्रसाद दोगुणा जी और हेमंत सर हमारे साथ रोज बने रहते हैं, और आप दर्शकों आप भी हमारे साथ रोज बने रहते हैं। आप हैं तो द टीचर शो है, और आप नहीं है तो फिर हमारा शो भी नहीं है। तो आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और 126वां एपिसोड आज लगातार था, कल 127वें एपिसोड में फिर हम आपसे ठीक 7 बजे मुखातिब होंगे, एक नए मेहमान के साथ, एक नए कलाकार के साथ, एक नए शिक्षक के साथ, जो अपने क्षेत्र में असरकारी है लेकिन सरकारी है। ऐसे शिक्षक के साथ कल हम फिर मिलेंगे। और अब तक के आपसे पहले के 125 एपिसोड हमारे YouTube चैनल विविधा पर उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक भी वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि विविधा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन से जोड़िए, उन तक इन वीडियोस को, इन साक्षात्कारों को पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी प्रेरित हों, इजहार आलम साहब जैसे आर्टिस्ट को जाने, समझें, सीखें और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज विदा लेना चाहूंगा। और कल शाम ठीक 7 बजे हम आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगे द टीचर शो के 127वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स
शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।